मेरे पूरे पत्रकारिता के करियर में जो है ना, सबसे दुखद अगर मैंने कोई घटना कवर की तो 26/11 का हमला था। और खिड़कियों से एक महिला और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे वो चीख रहे हैं, मैं नीचे हूँ, कसाब जिंदा कैसे पकड़ा गया। अगर एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गाली नहीं दी होती ना, वो पकड़ा ना जाता। और बम्बई 3 एक ज़माने में बड़ा ही खौफनाक इलाका माना जाता था। मुंबई नंबर 3 या बम्बई नंबर 3 ने अथाह हिंसा देखी। हिंसा गैंगवॉर की शक्ल में, पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में जो गैंगवॉर हुआ उसकी कई घटनाएं यहाँ पर हुई। वहाँ से शुरुआत हुई और जब आज तक में लगा 1999 में, तो मुझे क्राइम बीट दे दी गई। मैंने ये भी देखा कि पुलिस इन गैंगस्टर्स को किस तरह से उठा कर कुत्तों के जैसे मार रही थी। इनके जो एनकाउंटर्स हो रहे थे, मैंने अपने जीवन में कम से कम 300-350 एनकाउंटर्स कवर किए अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में। दाऊद इब्राहिम को छोड़कर मैंने जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं सबसे मैंने बात की। एक गैंगस्टर के पर्सपेक्टिव से भी कोई लक्ष्मण रेखा होती कि चलो ठीक है, हम जर्नलिस्ट को शायद मार देंगे, गोली नहीं मारेंगे या मारेंगे नहीं, थोड़ा डरा देंगे, धमका देंगे। छोटा राजन को कहीं ना कहीं ऐसा शक हो गया था कि जेडे जो है कहीं दाऊद से तो नहीं मिल गया। छोटा राजन वाकई में पैट्रियोटिक डॉन है, वो देश के लिए काम कर रहा है। ये सब जेडे के शब्द थे और उसी जेडे को छोटा राजन ही मरवा देता है। ये बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए। हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, करकरे जी ने कहा, जितेंद्र एक बात बताओ यार, तुमने ऐसी कौन सी स्टोरी की है जो डी कंपनी को बहुत चुभ गई। बोला, अरे जिंदा रहोगे तभी तो शादी करोगे ना। दगड़ी चाल के बाहर आ गए थे विजय सालस्कर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे। उन्होंने करीब 60 के आसपास एनकाउंटर किए थे। अब गौली उतरने को ही तैयार नहीं उसके बाद। अरे कैसा जाएगा, वो मर्डर केस का आरोपी सालस्कर बाहर खड़ा है ना, कितना सारा मर्डर किया है उसने, अभी मैं जाएगा मेरा भी मर्डर कर देगा। तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन के बारे में भी बहुत बातें होती हैं। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में 3 से 4 तरीके के रिश्ते रहे हैं। आप जो ऑडियो की बात कर रहे हो, संजय दत्त और छोटा शकील के कन्वर्सेशन का ऑडियो था जी, जो पब्लिकली आया था, वो सबसे पहले मैंने ही चलाया था। नहीं भाई, मैं क्या बोलूं आपको, मेरे को पता है। तो वो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से कोई जो है कोई उनको धमका कर उनसे वसूली करने की कोशिश कर रहा था। प्रीति जिंटा से पैसे, हाँ, छोटा शकील के नाम से। अच्छा। तो उसकी भी बात संजय दत्त ने छोटा शकील को बताई। अब एक बात बोलूं, ये प्रीति को भी ना मेरे नाम पे मेरा उठ दिया लोगों ने। कुछ बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जो हैं, उनके साथ में इनके लोगों के रोमांटिक अफेयर्स वगैरह भी थे। अनीस इब्राहिम ने माधुरी दीक्षित को बुलाने का इरादा गलत था, लेकिन माधुरी दीक्षित झुकी नहीं। क्या संबंध है क्रिकेट का अंडरवर्ल्ड के साथ? तो ड्रेसिंग रूम में अचानक महमूद दाऊद को लेकर आ गया। कल का मैच अगर आप लोगों ने जीत लिया तो एक एक प्लेयर को ये टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे, हर प्लेयर को टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे। अब ये बातचीत हो ही रही थी, तब तक में कपिल देव ने एंट्री मारी। कपिल देव भड़क गया एकदम, बोला, गेट आउट, निकलो यहां से, यहां पर कैसे आ गए, और दाऊद को सीधा निकाल दिया ड्रेसिंग रूम से। लोकतंत्र के 4 बड़े ही मजबूत स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत लोकतंत्र टिका रहता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया। अब पिछले तकरीबन 1 दशक में खास तौर पर इस एक स्तंभ में कह लें दीमक लग गए हैं या स्तंभ थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अच्छे पत्रकार और अच्छी पत्रकारिता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में जैसे ही हमें पता लगा कि एक हमारे पत्रकार मित्र हैं जो हमसे बात करने के लिए राज़ी हैं और जिनको हम उस स्तंभ की एक बहुत मजबूत कड़ी मानते हैं, तो हमने तुरंत सोचा कि इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और ये लाभ हम इसलिए भी उठाना चाहते थे कि जिन शख्स से हम बातचीत करने जा रहे हैं उनका ससुराल हमारे शहर में यानी कि कानपुर, और उनकी जड़ें हमारे पड़ोस के शहर में यानी कि लखनऊ। जितेंद्र दीक्षित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है घर पे किसी ऐसे शख्स से डांटे जाते हैं या डटाए जाते हैं जो कानपुर से हैं। और ये लिबर्टी हमने ले ली है बोलने की कि डटाए जाते हैं, कि मुझे लगता नहीं कि कोई पति ऐसा होगा जो पत्नी से ना डांट खाता हो। सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद वीवीएस भाई, आपके शब्दों से प्रोत्साहन मिला जो भी आपने कहा, और मुझे खुशी है कि हमारे बीच ये गुफ्तगू हो रही है। मुझे लगता है कि हम इससे पहले शायद 4 साल हो गए होंगे हमें बात किए हुए। जब मेरी पहली फिक्शन आई थी बॉम्बे 3, तब हमने एक पॉडकास्ट किया था और जो लोगों ने काफ़ी सराहा था, और उस किताब के बहाने हमने काफ़ी कुछ मुंबई की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री और मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर
बात की थी। और जानते हो वो पॉडकास्ट, वो इंटरव्यू मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं बैठा था घर में, आप थे बाहर फील्ड पे, जी। लॉकडाउन का समय था, बिल्कुल। और 2-3 बार आपने जगहें बदल कर, और तकरीबन 1 घंटा हमने उस परिवेश में बात की थी जहाँ आप धूप में ही खड़े हुए थे, जी और जी जी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे आप। उस बीच रिपोर्टिंग में आपने मुंबई बॉय, मुंबई मतलब जो आपकी 4th जनरेशन है जो मुंबई में, आपकी जड़ें तो खैर लखनऊ में है, तो मुंबई बॉय गेटिंग इनटू क्राइम रिपोर्टिंग, ये कैसे हो भाई? मुंबई में जो पल बढ़ रहा है वो उसका एक, अगर वो सपना बॉलीवुड को लेकर हो तो समझ में आता है, तो कोई आश्चर्य नहीं होता, पर उसका सपना क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ कैसे हो गया? विवेश भाई, ऐसा है कि देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो मेरा एक झुकाव लेखन की तरफ जब मैं कक्षा 8वीं में था तब से था। तब से मैं बाल पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ लिखता था, लेख लिखता था, और वो प्रकाशित भी होते थे, और मुझे मानधन के तौर पर हर महीने 1.5 महीने में 200-400 रुपये के चेक आ जाते थे। तो उससे एक प्रोत्साहन मिला, और फिर जब 10वीं पास कर ली, कॉलेज में गया, तो मैं संपादकों के नाम पत्र लिखने लग गया सामयिक मुद्दों के ऊपर। तो इस तरह से एक लिखने की आदत पड़ गई और उसमें मुझे रस आने लगा। तो ये बात हो गई लेखन की। दूसरी तरफ मैं जिस इलाके में पैदा हुआ और जहाँ पर पला बढ़ा, उस इलाके को कहते हैं बम्बई नंबर 3। बम्बई नंबर 3 इसलिए कि उसका पिन कोड है 400003। तो इसीलिए आपकी पहली किताब का नाम बम्बई 3। बिल्कुल। और बम्बई 3 एक ज़माने में बड़ा ही खौफनाक इलाका माना जाता था। मतलब कि अगर कोई बम्बई नंबर 3 में रहने वाले शख्स के साथ किसी दूसरे इलाके का कोई आदमी झगड़ा कर ले, तो उसके साथी उसको समझाते थे, अरे जाने दे, बम्बई नंबर 3 का शाना है वो, उससे लफड़ा मत ले। अब बम्बई नंबर 3 जो है इस तरह से कुख्यात क्यों हो गया था, उसके पीछे कारण ये है कि मुंबई नंबर 3 या बम्बई नंबर 3 ने अथाह हिंसा देखी। हिंसा गैंगवॉर की शक्ल में, पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में जो गैंगवॉर हुआ उसकी कई घटनाएं यहाँ पर हुई। हिंसा सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में, 1992-1993 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उनकी प्रमुख घटनाएं जैसे माथाड़ी कामगार की हत्या, या फिर सुलेमान बेकरी पर फायरिंग जिसमें कि 9 लोगों की मौत हो गई, या पुलिस कमिश्नर के ऊपर पेट्रोल बम का फेंका जाना, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जब आप इतिहास में जाते हैं और मुंबई दंगों को स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि ऐसी सारी बड़ी घटनाएं जो है मुंबई 3 में हुई। और तब जब ये सारा कुछ हो रहा था, तब मैं उसी इलाके में एक बच्चा था, वहीं की गलियों में मैं घूमता था, वहीं पर मेरा स्कूल भी था। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, KK हाई स्कूल, वहाँ पर मेरे जो क्लासमेट्स थे या मेरे से पीछे की क्लास में के जो बच्चे थे, वो सब पठान गैंग के जो गुर्गे थे, उनके बेटे नाती पोते थे। कहीं ना कहीं उनका रिलेशन करीम लाला से भी आता था। तो इनके बीच में मेरी अपब्रिंगिंग हुई। और इसके अलावा हिंसा इस शक्ल में भी देखी उस इलाके ने कि जो 12 मार्च 1993 को ब्लास्ट हुए थे शहर के अलग अलग इलाकों में, उनमें से एक ब्लास्ट जो है मुंबई नंबर 3 में भी हुआ था, काथा बाजार मस्जिद बंदर स्टेशन के पास। तो कई तरह से इस इलाके ने हिंसा देखी और ये सब देखते हुए बड़ा हुआ। अच्छा, एक और बात बता दूं, दाऊद इब्राहिम का जो घर था, 1986 में दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर भागा। 86 तक जिस पाकमोड़िया स्ट्रीट में रहता था वो भी मुंबई नंबर 3 में ही आता है। मतलब मेरा और दाऊद का पिन कोड एक ही हुआ करता था, और मेरे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर ही दाऊद इब्राहिम का घर था। तो ये सारा कुछ बचपन से ही हम इनके किस्से कहानियां सुनते थे। हमारे बड़े आपस में बात करते थे कि आज दाऊद के इस आदमी ने इसको मार दिया, आज पठान गैंग के या लाला के इस आदमी ने इसको मारा, उसको मारा। और ये सब सुनते हुए मैं बड़ा हुआ था। हिंसा सामने से देखी, कई बार दंगों में मैंने सामने से कई हिंसक वारदातें देखी, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में। तो ये सारा कुछ देखते हुए बड़ा हुआ। तो एक क्यूरियोसिटी थी और एक जिज्ञासा भी थी इस तरह के मामलों को कवर करने की, इन गैंग्स को करीब से जानने की। तो जब मैं पत्रकारिता में आया 96 में, मैं सामना से जुड़ा। हालांकि उस वक्त मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं था, लेकिन मैं साउथ मुंबई का स्ट्रिंगर था, जिसमें कि मुंबई नंबर 3 आता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और जब आज तक में लगा 1999 में, तो मुझे क्राइम बीट दे दी गई। और क्राइम बीट में जो पहली बड़ी खबर मैंने ब्रेक की वो थी छोटा राजन पर, जो बैंकॉक में अटैक हुआ था डी कंपनी की तरफ से। मुन्ना झिंगाड़ा नाम का जो शूटर वहाँ पर गया था अपनी टीम के साथ में और उसने हमला किया था। वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है मुंबई अंडरवर्ल्ड में। उस लैंडमार्क इवेंट की खबर मैंने ब्रेक की थी, लेकिन हुआ ये था कि तब आज तक एक न्यूज़ चैनल नहीं था 24 घंटे का। वो सिर्फ रात को 10 बजे DD2 पर आया करता था, DD मेट्रो पर।
और जब मैंने खबर ब्रेक की तो उसके बाद उस वक्त जो मौजूदा दूसरे चैनल्स थे 24 घंटे के, उन्होंने फिर उस खबर को उठा दिया। और मैं तो एक नया नवेला रिपोर्टर था, तो इसके लिए कोई उसका मुझे क्रेडिट मिला नहीं। लेकिन मैंने उसी साल क्राइम बीट में काम करना शुरू किया था, अपने नेटवर्क बनाए थे पुलिस अधिकारियों के साथ में, कुछ इन्फॉर्मर्स के साथ, और उनके ज़रिए मुझे एक खबर मिल गई थी। फिर मैंने अपने बॉस को इसकी जानकारी दी थी, मिलिंद खांडेकर हमारे बॉस थे, उन्होंने भी पुष्टि की, और फिर इस खबर को हमने आज तक पर रात को 10 बजे ब्रेक किया था कि छोटा राजन पर दाऊद गिरोह ने हमला कर दिया है, और ये बहुत बड़ी खबर बनी। इसके बाद तो हिस्ट्री है सब। जितेंद्र भाई, एक सवाल जो उभरता है कि जब आप क्राइम के इतने करीब होते हो, क्राइम और क्रिमिनल्स के भी, तो एक अट्रैक्शन भी होता है, और स्पेशली बाल मन में क्राइम की तरफ एक अट्रैक्शन होता है, एक नेचुरल है। पर आपका नहीं हुआ, आप रिपोर्टिंग में आ गए। क्या कभी ऐसा हुआ कि अरे मैं भी उसकी तरह बन जाता हूँ, और क्योंकि आप क्राइम को इतने नज़दीक से देख रहे हो? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं ना कि ये गैंगस्टर्स या माफिया डॉन क्या लाइफ जीते हैं, मतलब उनकी तस्वीरें जो आती हैं सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए, और सब लोग भाई भाई करके अगल बगल में घूम रहे हैं, और आपके तो आसपास भी दिख रहे हैं, गाड़ियों में चलते हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं, और एक स्टाइलिश लाइफ जी रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब युवा मन को इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सब भी मैंने देखा, और जाहिर है अट्रैक्शन तो था, लेकिन मैंने दूसरा पक्ष भी देखा। मैंने ये भी देखा कि पुलिस इन गैंगस्टर्स को किस तरह से उठा उठाकर कुत्तों के जैसे मार रही थी। इनके जो एनकाउंटर्स हो रहे थे, मैंने अपने जीवन में कम से कम 300-350 एनकाउंटर्स कवर किए अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर्स को मारा, और किस तरह से मारा, किस तरह से पकड़ कर ये तमाम लोग मारे गए, वो सब भी मैंने देखा। तो मुझे दोनों पक्ष पता थे, इसके लिए जो है ये वाला पक्ष आपको ज़्यादा पसंद आया? बिल्कुल, मैंने ऑब्जेक्टिवली जो है क्राइम को कवर किया। और ऐसा है कि मैंने दाऊद इब्राहिम को छोड़कर मैंने जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं सबसे मैंने बात की, छोटा राजन, अरुण गौली, अश्विन नायक, हर एक से फोन पे, लेकिन सामने से कुछ से फोन पर। अच्छा। लेकिन फोन उनकी तरफ से आते थे, और मैं एक प्रोफेशनल रिलेशन रखता था। जो भी उनसे बातें होती थी वो खबरों को लेकर होती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं, ना दाएं ना बाएं। मैंने उनसे कोई अपना पर्सनल काम करने के लिए नहीं कहा, ना उन्होंने अपना कोई पर्सनल काम मुझसे करवाया। हमारे बीच में जो बातचीत होती थी वो सिर्फ खबरों को लेकर होती थी, कि वो मुझे खबर दे रहा है, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं, वो मुझे जवाब दे रहा है, उसको मैं अपने चैनल पर दिखा रहा हूं, दैट्स इट। कुछ सवाल हैं, लेकिन क्योंकि आपने भी बात करी कि गैंगस्टर से बात हो रही है, तो अगेन ह्यूमन माइंडसेट, कभी ऐसा लगता था कि अरे अपने संबंध तो इनसे भी हैं, कोई अगर इफ समबडी रब्स यू द रॉन्ग वे, तो कभी एक थॉट ऐसा एक आया हो कि चलो फोन करके? समबडी रब्ड मी रॉन्ग वे, तो मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे संबंध तो गैंगस्टर से भी हैं, मैं ये सोचता था कि मेरे संबंध तो पुलिस वालों से भी हैं, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक। क्या बात, क्या बात। तो मतलब किसी भी तरह से वो भटकाव नहीं आया कि किसी भी स्टेज पर। हम आगे बढ़े उससे पहले मुझे ये बताइए कि हिंदी इतनी अच्छी कैसे? भाई आप तो बम्बई में पले बड़े हैं। देखिए, हिंदी मैं अच्छी नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, जो बाकी लोग हिंदी में बात करते हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि मैं उत्तर भारतीय परिवार से हूँ, और मेरे परदादा आए थे मुंबई, दादा आए, फिर अब एक तरह से मेरा बेटा जो है 5th जनरेशन मुंबईकर होगा। तो हालांकि हमारा जो रहन सहन, मैं जिस जगह पर मस्जिद बंदर में रहता था मुंबई नंबर, वो वहाँ पर गुजराती ज़्यादा रहते थे जो है, लेकिन हम घर पे हिंदी में ही बात करते थे, और हिंदी के प्रति मेरा लगाव भी है। अच्छा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी अखबार हमारे घर में आता था, हिंदी अखबार पढ़ कर मैंने अपनी हिंदी पर पकड़ हासिल की। मैं कॉमिक्स से बहुत पढ़ता था उस ज़माने में, मेरे पास कॉमिक्सों का ढेर हुआ करता था, चाचा चौधरी और महाबली शाका और लोट पोट जैसी मैगजीन्स, चंपक, ये सारे जो है ये सारी सामग्री पढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि हिंदी पर मेरा कमांड आ गया। ये आपने दाऊद इब्राहिम की बात करी थी जी, कि उनका घर बम्बई 3 में हुआ करता था, आपके घर के आसपास ही कहीं, तो क्या वही प्रॉक्सिमिटी थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि उनकी पार्टी में भेस बदल के आप पहुंच गए? और वो किस्सा था क्या? देखिए, ऐसा है कि
जब भी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के यहाँ पर कोई फैमिली फंक्शन होता है तो पत्रकारों के लिए ये एक बड़ा मौका होता है ये पता करने का कि उसके शुभचिंतक कौन है और कौन कौन से लोगों की उसके साथ जान पहचान है। तो इसलिए पत्रकार कोशिश करते हैं कि वो उसमें गेट क्रैश करके अंदर घुस जाएं। रिस्क? और रिस्क तो होता है, जान का भी? बिल्कुल जान का होता है। अगर जान नहीं भी जाए तो हाथ पैर तो टूट ही सकते हैं। आप 6 महीने साल भर तक घर पे बैठ ही सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब मेरे ख्याल से ये बात है 2005 की। दाऊद के भांजे दानिश की शादी थी। अंजुमन इस्लाम स्कूल है CST रेलवे स्टेशन के सामने। उसके बाद कोई उनकी तरफ से फोन या कोई धमकी? उसके बाद 2005 में तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद 2008 में जो थ्रेट था वो 2008 में था। उसके 2-3 साल तक तो कुछ नहीं हुआ था जो है। बाद में वो जो लड़का था दानिश, दाऊद का भांजा, उसकी मृत्यु हो गई कुछ महीनों के बाद ही। वो चिपलून से एक ब्लैक कलर की वैगनार कार में आ रहा था मुंबई की तरफ। दरअसल वो आ रहा था खेड़ से। खेड़ में ही इनका पुश्तैनी घर है दाऊद का, रत्नागिरी के। तो वहाँ से वो एक अपने दोस्तों के साथ में आ रहा था ब्लैक कलर की वैगनार कार से मुंबई गोवा हाईवे पर, और एक ट्रक ने कुचल दिया उसको। उसमें उसकी मृत्यु हो गई, दानिश की। अब वो जब दानिश की मृत्यु हुई तो ये खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी, और उसकी बॉडी आई शाम को। जब ये मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर उसको दफनाने के लिए ले गए। तो मैंने अपने कैमरामैन को भेज दिया, क्योंकि मैं अगर जाता तो मेरी शक्ल से पहचान लेता। और बड़ा गुस्से का माहौल था, बड़ा क्राउड आया हुआ था। डी कंपनी के लोग थे और बाकी जो उनकी फैमिली के वेल विशर्स थे वो सारे लोग थे। तो मेरा कैमरामैन था सादिक, वो गया कवर करने के लिए। तो किसी ने बोला कि यार ये तो स्टार न्यूज़ वाला कैमरामैन है, और एक ने मारा तो फिर सबने मारना शुरू कर दिया। कैमरा छीन लिया, कैमरा तोड़ दिया और बहुत उसकी पिटाई की। उसके साथ मेरा एक इन्फॉर्मर भी था, उस इन्फॉर्मर को भी बहुत पीटा। तो ये इंसिडेंट हुआ था उसमें। तो जर्नलिस्ट के साथ जो गैंगस्टर का कोई ऐसा अनरिटन कोड भी है क्या, कि ठीक है यहीं तक करेंगे, इतना ही करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं? देखिए, ये कोड है ना, जर्नलिस्ट को ही बनाना पड़ता है। एक अंडरवर्ल्ड डॉन तो चाहेगा कि वो जर्नलिस्ट को खरीद ले और अपने पेरोल पर रखे, और उससे जो चाहे छपवा ले, जो चाहे उससे कहलवा ले। अंडरवर्ल्ड डॉन तो यही चाहेगा। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा उस जर्नलिस्ट को तय करनी होती है कि अगर मैं किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बातचीत सिर्फ प्रोफेशनल हो, मेरे व्यवसाय से जुड़ी हो। मैं उससे बात कर रहा हूं तो उससे कुछ जानकारी निकालने के लिए, कुछ खबर निकालने के लिए, जो हो सकता है पुलिस के काम आए या जनता को जो है कुछ नया पता चले गैंगवॉर के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में। उसके अलावा कुछ भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं तो कराने को तो कुछ भी करा सकते हैं, और वो सामने वाला देने को भी तैयार रहेगा कि अगर कोई बड़ा जर्नलिस्ट जो है उसको आप खरीद सकते हैं, उसको पैसा दे सकते हैं, या उसको कुछ और कैश और काइंड में या किसी तरह का फेवर कर सकते हैं, तो वो तो करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये लक्ष्मण रेखा खुद पत्रकार को तय करनी होती कि आप उस रेखा का उल्लंघन ना करें और आप अपने व्यावसायिक दायरे में रहें। ये तो हो गई जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से। क्या एक गैंगस्टर के पर्सपेक्टिव से भी कोई लक्ष्मण रेखा होती कि चलो ठीक है, हम जर्नलिस्ट को शायद मार देंगे, गोली नहीं मारेंगे या मारेंगे नहीं, थोड़ा डरा देंगे, धमका देंगे? देखिए, आमतौर पर है ना, जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, वो पत्रकारों पर हमला नहीं करते। अच्छा। पत्रकारों को डराते धमकाते भी नहीं है, अगर वो पत्रकार जेन्युइन है तो। लेकिन अगर जहां उसको लगता है कि वो पत्रकार जो है सामने वाले गैंग से सुपारी लेकर मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, या फिर मेरे धंधे को नुकसान पहुंचा रहा है, या पुलिस के लिए खबरी का काम कर रहा है, या कहीं ना कहीं उस गैंगस्टर के हितों को डैमेज कर रहा है, तो ऐसे में उस पत्रकार के लिए बात खतरनाक हो जाती है। तब वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो जेडे केस में क्या यही हुआ था? जेडे केस में देखिए, जेडे की मर्डर के बाद में खुद को छोटा राजन बताने वाले शख्स ने मुझे फ़ोन किया था। मैं इन शब्दों को जानबूझ के इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि एक लीगल मैटर है, इसमें मुकदमा चला है, तो मैं यही कहूँगा, खुद को छोटा राजन बताने वाले शख्स ने मुझे फ़ोन किया। उसकी तस्दीक आप नहीं कर रहे कि वो था कि नहीं था? उसमें मेरी गवाही हुई थी। अच्छा, मैं सीबीआई का विटनेस था। जी जी, अच्छा। और छोटा राजन को उसमें उम्र कैद की सज़ा हुई है। आज उम्र कैद की सज़ा काट रहा है छोटा राजन।
तिहाड़ जेल में। तो उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मेरे किसी ने कान भरे थे। और छोटा राजन को कहीं ना कहीं से ये इंप्रेशन आया था कि जेडे डी कंपनी से मिल गए हैं, क्योंकि उसके पहले हुआ यह था कि उसको किसी ने बताया कि जो इकबाल मिर्ची लंदन में रहता था, डी कंपनी का गुर्गा, उसके साथ जेडे की मुलाकात हुई थी। और फिर जेडे छोटा राजन को मिलने के लिए बुला रहा था, एक किसी दूसरे फिलीपींस में मिलने के लिए बुला रहा था। तो इसकी वजह से छोटा राजन को कहीं ना कहीं ऐसा शक हो गया था कि जेडे जो है कहीं दाऊद से तो नहीं मिल गया। जेडे बड़ा खास हुआ करता था छोटा राजन का। छोटा राजन के बारे में जब भी जेडे मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो अक्सर छोटा राजन की बड़ी तारीफ किया करते थे मुझसे बातचीत में कि वो वाकई में असली देशभक्त है। लोग बोलते हैं ना कि उसको पैसे से ही मतलब है, देश से मतलब नहीं है, और ये वो सब गलत है। छोटा राजन वाकई में पैट्रियोटिक डॉन है, वो देश के लिए काम कर रहा है। ये सब जेडे के शब्द थे, और उसी जेडे को छोटा राजन ही मरवा देता है। ये बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए। जेडे की जिस दिन हत्या हुई, जेडे की हत्या हुई शनिवार के दिन, जून 2011 में, गुरुवार के दिन मेरी जेडे से बात हुई। तो जेडे ने मुझे कहा कि ये जो इकबाल कास्कर है, दाऊद का भाई, इकबाल कास्कर के ऊपर फायरिंग करवाई थी छोटा राजन के गिरोह ने, उस वक्त ऐसी खबर आई थी। तो जो इकबाल कास्कर है, उसके और छोटा राजन के साथ में एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले हुए ऐसी तस्वीर एक उसके पास है। तो मैंने कहा यार मुझे वो तस्वीर दे दो, तो मैं अपने किसी अंडरवर्ल्ड पे कोई स्टोरी बनाऊंगा तो मैं उसमें यूज कर लूंगा। तो उसने कहा ठीक है, संडे को सुबह आना, घर पे चाय पियेंगे। अब संडे से पहले शनिवार को मर्डर हो जाता है जेडे का, और संडे को जिस वक्त हमें साथ में चाय पीनी होती है, उस वक्त मैं उसकी अर्थी को कांधा दे रहा होता हूं। इस तरह की कहानी। आपने एक शब्द यूज़ किया अभी, पेट्रियोटिक डॉन, जो यूज़ किया जाता है, आप कहते हैं कि छोटा शकील, छोटा राजन के लिए। क्या इसमें सच्चाई है कि कोई अंडरवर्ल्ड में रह के पेट्रियोटिक हो सकता है? देखिए, मैं पैट्रियोटिज्म की बात तो नहीं करूंगा, और मैं इस बात का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दूंगा, ना तो छोटा राजन को, ना किसी और डॉन को जो कि खुद को पैट्रियोटिक बता रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी उसी फॉर्मूले को फॉलो करती हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो हमारा दुश्मन कौन है? दाऊद, जिसने हमारे देश में आतंकी हमले करवाए। दाऊद का दुश्मन कौन है? छोटा राजन। तो दाऊद को टारगेट करने के लिए, दाऊद को नुकसान पहुंचाने के लिए छोटा राजन से दोस्ती करना जरूरी था, क्योंकि छोटा राजन वो शख्स था जिसने दाऊद के साथ काफी समय बिताया, उसके करियर की शुरुआत से रहा। छोटा राजन को पता था कि दाऊद का खास कौन है, दाऊद का फाइनेंसर कौन है, दाऊद के बिजनेसेस कहां कहां पर हैं, उसके शूटर्स के ठिकाने कौन कौन से हैं। तो ऐसे में छोटा राजन को साथ लेना बेहद जरूरी था, और छोटा राजन का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम करवाए गए। नेपाल में आईएसआई ने दाऊद के गुर्गे को अपना एजेंट बना लिया था, जो वहां का सांसद तक बन गया, मिर्जा दिलशाद बेग। उसको खत्म करवाया राजन के शूटरों की मदद से। मुंबई बमकांड के कई सारे आरोपियों को छोटा राजन गिरोह ने खत्म किया। इसके अलावा दाऊद का जो फाइनेंस देखता था, दाऊद का अकाउंटेंट एक तरह से कह सकते हैं, शरद शेट्टी, साल 2003 में दुबई के इंडिया क्लब में छोटा राजन के शूटरों ने जाकर उसको मार दिया, एक तरह से दाऊद की कमर ही तोड़ दी थी। तो ये सारा कुछ कैसे हो पाया? आपको लगता है कि फैमिली मैन के सीन्स याद आ रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा चीज ये लग रही है कि आपका काम है कितना रिस्की। क्या कभी डर लगता है? क्योंकि देखिए, कुछ लिखा तो है नहीं, सब कुछ तो विवेक पर निर्भर है। आज ठीक है, एक अनरिटन कोड है कि जर्नलिस्ट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, पर कब किसकी बुद्धि सटक जाए, कहे कि नहीं ये जितेंद्र दीक्षितवा बहुत लिख रहा है, तो कभी वैसा डर नहीं आता है? नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे डर नहीं लगता है, तो ये कहना जो है ना एक तरह से होगा कि मैं फेंक रहा हूँ मुंबई की लैंग्वेज में, कि अगर मुझे डर नहीं लगा, या फिर मैं कहूँ कि मैं बहादुर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। ऐसा नहीं है, डर लगा भी था, और लेकिन शुरुआत की वक्त में लगा था। बट फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो प्रोफेशनल हैजर्ड है। मतलब मुझे किसी डॉक्टर ने तो नहीं बोला ना कि तू क्राइम रिपोर्टर बन,
जब मैं क्राइम रिपोर्टर बन रहा था तो मुझे इस तरह के हैजर्ड्स पता थे या वक्त के साथ और उसकी इंटेंसिटी भी पता चली। तो शुरुआत में डर लगता था, लेकिन वक्त के साथ जो है फिर वो डर खत्म हो गया। हाँ, डर से ज्यादा एक चीज थी कि मुझे असहजता महसूस हुई 2008 में। एक मैं अजीब से मतलब पसो पेश में फंस गया था। 2008 में घटना ऐसी हुई कि एक बार मैं उससे पहले ये बता दूं कि 2008 में मेरी शादी हुई थी अप्रैल में, और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मेरी शादी थी, और अप्रैल के पहले हफ्ते में मुझे हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी 26/11 में जो शहीद हो गए, उनका मुझे एक दिन अचानक फ़ोन आया और उन्होंने कहा, जितेंद्र मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है और तुम मेरे ऑफिस में मत आना, हम लोग किसी थर्ड लोकेशन पे मिलेंगे। ये अपने आप में चिंताजनक बात है। हाँ, तो मुझे लगा कि ऐसी क्या बात हो गई और इस तरह से क्यों मिलना चाहते हैं। तो हम लोग किसी एक अलग लोकेशन पे गए जो नॉन पुलिस लोकेशन था, जो नॉन ATS लोकेशन था। वहाँ पर हम आमने सामने बैठे तो करकरी जी ने कहा, जितेंद्र एक बात बताओ यार, तुमने ऐसी कौन सी स्टोरी की है जो डी कंपनी को बहुत चुभ गई। तो उनके सवाल से पहले तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ मन में कि अरे वाह, मतलब एक मेरी अगर किसी खबर से डी कंपनी को कुछ चुभा है तो एक बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कराया जो है, और उसको गुस्सा दिलाया। हालांकि उस वक्त उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था, पहले तो मन में एकदम खुशी के भाव आए उस सवाल को सुनकर। फिर मैंने स्माइल किया, स्माइल छुपी नहीं रही मेरे चेहरे पर जो है। तो उन्होंने बोला, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ तुम्हारी कौन सी खबर डी कंपनी को चुभ गई। तो मैंने बोला, मैं क्या बताऊँ सर, कौन सी खबर चुभ गई, मैंने तो बहुत सारी स्टोरी की है। दाऊद का जो उसका पुश्तैनी बंगला था मुमके गांव में रत्नागिरी में, वो सबसे पहले मैंने ही दिखाया था। उसके एक एक कमरे का जाके मैंने वॉक थ्रू किया था और मैंने कहा था ये देशद्रोही का घर देख लो और आतंकवादी का घर देख लो। और देशद्रोही आतंकवादी मैं बोलता था, मेरे अलावा तो फिर बाद में और भी सब चैनल्स बोलते ही थे दाऊद को। आज भी आप देखेंगे कि देशद्रोही दाऊद इब्राहिम, भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, इसी तरह से सब लोग बोलते हैं। तो उसमें उसको क्या चुप गया मुझे समझ में नहीं आया जो है। बोले, नहीं सोचो कि कुछ तो ऐसा तुमने कुछ किया जो दाऊद को जो है जिस पे बड़ा गुस्सा आया, और उसने जो है मतलब ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा सच याद नहीं आ रहा। मैंने 2-3 स्टोरीज बताई, लेकिन मुझे लगा बड़ी जनरल टाइप की स्टोरी थी जो मैंने की थी और मेरे बाद और भी लोगों ने की थी। और इसमें कोई अंडरवर्ल्ड डॉन इतना भड़क जाएगा कि किसी को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमने कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट किए हैं और उसमें डी कंपनी की ओर से तुम्हारे बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तुम कहाँ रहते हो, कौन सी तुम्हारी गाड़ी का नंबर है, कब आते हो जाते हो, एंड वी सस्पेक्ट कि तुम्हारे ऊपर हिट होने वाला है। तब मुझे थोड़ा सा चिंता हुई उस वक्त जो है ना, तब मुझे लगा कि मामला गड़बड़ है। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़ के चले जाओ। तो मैंने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है सर, अभी इसी महीने मेरी शादी है, शादी के अभी तो मैं कार्ड वार्ड बांट रहा हूँ सब जगह जो है ना, और उसके हफ्ते भर पहले मैं मामा के साथ रहता था, मामा की बेटी की भी शादी है, घर में 2-2 शादी और मैं मुंबई छोड़कर चले जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला, अरे जिंदा रहोगे तभी तो शादी करोगे ना। तो मैंने बोला, नहीं ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरे बॉस को फ़ोन किया, मिलिंद खांडेकर को, और मेरे बॉस जब क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और ये जब DCP हुआ करते थे हेमंत का, तब से उनकी दोस्ती भी थी, तो दे वर पर्सनली फ्रेंड्स ऑल्सो। तो उन्होंने बोला कि देखो यार मिलिंद, ये तुम्हारे इनको थ्रेट है और इस तरह से, और मैं बोल रहा हूँ कि इनको मुंबई छोड़ के जाना चाहिए, मान नहीं रहा है। स्पीकर फ़ोन पे शायद बात होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा कुछ दिन के लिए दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम दिल्ली आ जाओ। तो मैंने उनको भी मना कर दिया और बहस हो गई थी। तो हेमंत करकरे ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम नहीं छोड़ना चाहते हो ना मुंबई, रहो तुम मुंबई में, ठीक है, अब हम लोग तुम पे वॉच रखेंगे। और फिर उन्होंने मुझे कुछ डूज एंड डोंट्स दिए और फिर कहा कि मैं साथ में मारिया को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। राकेश मारिया उस वक्त क्राइम ब्रांच के चीफ थे, जॉइंट कमिश्नर, बोले उनको भी लूप में रखता हूँ, यू डोंट वरी।
फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं शादी वादी के काम में फंस गया, उन सब में व्यस्त हो गया, और फिर बाद में दिमाग से बात निकल गई। मैंने फिर बीच में सोचा कि एक दिन जाके गडकरी साहब से मिलता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ उसका आगे, लेकिन काम की व्यस्तता के चक्कर में मिलना हो नहीं पाया। फिर एक दिन 26 नवंबर का हमला हुआ और फिर उसमें वो शहीद हो गए। कई सालों बाद में एक खुफिया एजेंसी के हमारे परिचित मिले, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि वो 2008 में तुमको जो थ्रेट था वो हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया था। क्या बात। तो कैजुअली उनके मुंह से निकल गया था वो। बड़ा ही फिल्मी लगता है ये। और इसी से जुड़ा एक सवाल ये आता है जहन में, फिल्मों में दिखाते हैं बहुत सारा अंडरवर्ल्ड दिखाते हैं, डॉन्स की लाइफ को दिखाते हैं जी। कितना होता नज़दीक होता है सच के वो? एकमात्र सिर्फ एक ही फिल्म है जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड का एकदम सटीक, एकदम सही चित्रण किया। बाकी सारी फिल्मों में फिक्शन का एलिमेंट ज़्यादा है, कल्पना का एलिमेंट ज़्यादा रहा है। हाँ, कहीं कहीं पर जो है उनमें हो सकता है कि सच्चाई हो कुछ हद तक, लेकिन एकमात्र फिल्म सत्या है जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी 1998 में। वो एक ऐसी फिल्म है जिसके एक एक फ्रेम में सच्चाई है मुंबई अंडरवर्ल्ड की। उसके रिसर्च में इतनी मेहनत हुई और जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ और उसके किरदारों ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया। आप देखिए उसमें मनोज बाजपेयी ने भीखू मात्रे का किस तरह से टोन पकड़ा है। जी, जी। आप अरुण गवली को देखिए और भीखू मात्रे को देखिए। आज अरुण गवली हालांकि ऑफिशियली सत्या के मेकर्स ये क्लेम नहीं करते कि भीखू मात्रे की स्टोरी जो है वो अरुण गवली की स्टोरी से प्रेरित है, लेकिन आप अरुण गवली के बारे में पढ़िए, जिस तरह से वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ दगड़ी चाल में रहता था, एक मराठी भाषी डॉन, सेम उसी तरह से भीखू मात्रे का भी था। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सत्या ने जिस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड को दिखाया है वही सच है। बाकी और भी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर फिल्में बनी हैं, उनमें कहीं सच है, कहीं मसाला है, कहीं कल्पना है, लेकिन सत्या जैसी ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें। सत्या सच के मतलब सत्य, सत्या बिल्कुल सच के अंडरवर्ल्ड का करीब। सत्य है सत्या। और ये एक ऐसी फिल्म है जो मैंने 20 बार तक तो मैंने काउंट करके देखी। उसके बाद पता ही नहीं कितनी उसके बाद अनगिनत बार मैंने सीडी खरीद ली थी, कई बार उसमें देखा, केबल पर आती थी उसमें देखा। और अभी जब सत्या के 25 साल पूरे हुए, तो जब रिलीज हुई सत्या, तो मेरे लिए तो एक तरह से बहुत ही गोल्डन मोमेंट था जब मैंने मनोज बाजपेयी, राम गोपाल वर्मा और जेडी के साथ और सबके साथ में बैठकर मैंने सिनेमा घर में बड़े पर्दे पर वो फिल्म देखी थी। मुझे खास मनोज बाजपेयी ने इनवाइट किया था, क्योंकि जब वो मेरे स्टूडियो आए थे इंटरव्यू देने के लिए, तब मैंने उनको ये बात बताई थी। तो ही इंश्योर्ड कि जब ये फिर से ये फिल्म पर्दे पर, बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो मुझे साथ बुलाकर देखेंगे। और ये मेरा असीम सौभाग्य है कि तीसरा सीजन कर रहा हूँ मैं फैमिली मैन का मनोज वाजपेयी जी के साथ। बिल्कुल, वो तो मतलब प्रेरणा है कई मामलों में कि आप अपने व्यवसाय को कितना सिंसियरली लेते हैं और उसके लिए कैसे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। मुझे लगता है कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। भीखू मात्रे से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा उन्होंने मुझे बताया था जी। कि कैसे वो हम लोग की आवाज़ को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने बताया था कि जी। मैं जब किरदारों पे काम करता हूँ तो किरदारों की आवाज़ पे भी काम करता हूँ कि बिल्कुल, अगर कोई किरदार है तो वो कैसे बोलेगा। जी। और उन्होंने कहा था कि भीखू मात्रे पे जब मैं काम कर रहा था तो मैंने उसकी पिच बहुत हाई रखी थी, क्योंकि एक चौल में रहने वाला आदमी है। तो इस तरह की रिसर्च उन्होंने करी थी। तो इसीलिए शायद इतना वो ऑथेंटिक लगा भी वो कैरेक्टर उनके। बिल्कुल, आप देखिए ना, मतलब ना केवल देखिए, एक तो वो बड़ा चर्चित डायलॉग था कि मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे, लेकिन आप बाकी के डायलॉग्स भी देखिए जो इतने चर्चित नहीं हुए। जैसे जेल में जब फाइट होती है, उसके बाद जिस टोन में बात करते हैं ना, आप मुंबई में सड़क पर अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा होगा ना, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा उसी टोन में बात होती है, इतना नेचुरल। ए भाई बनने का तेरे को, भाई बनने का तेरे को, हाँ भाई बनने का तेरे को। आप देखिए कितनी बारीकी से पकड़ा उस बात को, उस टोन को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया था। राइट। आप इस चीज को आज भी ऑब्जर्व कीजिए, अगर सड़क चलते हुए किसी से झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, और मुंबईया लैंग्वेज में अगर हो रहा है झगड़ा, तो यही टोन में होगा। अरुण गवली की आपने बात करी, उनसे जुड़े हुए क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? अरुण गवली से जुड़े बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। अरुण गवली को मैंने एक गैंगस्टर से एक पॉलिटिशियन बनते हुए देखा, एक विधायक बनते हुए देखा। और एक वक्त था कि अरुण गवली के सबसे करीबी पत्रकार, करीबी इन द सेंस सबसे भरोसेमंद पत्रकारों में से मैं एक था, क्योंकि अरुण गवली मुझे
मेरे काम को बड़ा पसंद करता था। अंडरवर्ल्ड पर जो मेरी नॉलेज थी या जब मैं जिस तरह के सवाल पूछता था, जो मेरी रिपोर्टिंग होती थी, तो अरुण गवली इसको बड़ा लाइक करता था और कुछ भी वो करने जाता होता था तो मुझे उसका फ़ोन आ जाता था, तो मुझे अपने दगड़ी चाल में बुलाता था। जब पहली बार वो विधायक बना और विधायक पद की शपथ लेने के लिए दगड़ी चाल से जब वो विधान भवन गया पहली बार, तो उसने सिर्फ मुझे बुलाया था और वो ट्रैवल करता था एक मिनी वैन में। मिनी वैन में अरुण गवली चलता था, उसके साथ उसके 20-25 लड़के होते थे 20 से 30 साल की उम्र के, जो शर्ट आउट करके रहते थे। तब शर्ट आउट क्यों करते थे आप समझ जाइए कि शर्ट के इन क्या होगा। 20-25 लोग एक वैन में, उसमें अरुण गवली होता था और आगे पीछे बाइक पर और 1-2 4 व्हीलर्स भी चलती थी, उसमें भी उसके लड़के रहते थे। लेकिन वो इस तरह से मूवमेंट करते थे जैसे पता नहीं चलता था कि उसके कॉन्वॉय का हिस्सा है। तो उसने मुझे बुलाया कि आज मैं शपथ लेने जा रहा हूँ, तो अगर कवर करना है तो आ जाओ। मैं सुबह सुबह पहुँच गया उसके घर पे। उसकी वैन में मैं और मेरे कैमरामैन बैठे उसके साथ और वो करीब 20-25 मिनट का सफ़र था। विधान भवन तक मैंने उससे सवाल जवाब किए, उसका इंटरव्यू किया और विधान भवन के ठीक पहले एक सर्कल है, वहाँ पर शिवसागर रेस्टोरेंट है, उस सर्कल पे उसने बस को रुका दिया। वहाँ पर इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उस बस से वो उतरा सर्कल के पहले और एक मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पर पहले से तैयार खड़ी थी, निकला और उसमें बैठ गया और बोला अब इसमें जाऊँगा विधान भवन। क्या बात है। और फिर उस मर्सिडीज से वो विधान भवन के अंदर पहुँचा। एक तरह से वो मैसेज देना चाहता था पॉलिटिशियंस को कि अब हम भी तुम्हारी जमात में शामिल हो गए हैं। क्या बात। तो ये एक अरुण गवली का किस्सा था। एक अरुण गवली का किस्सा जो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आपने चूंकि पूछा है कि उससे जुड़े किस्से, तो ये किस्सा जो है एक सदाबहार किस्सा है, बार बार सुनाता हूँ। तो अरुण गवली ने 2004 में विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले उसी साल लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था जिसमें उसे 93,000 वोट्स मिले थे और वो तीसरे नंबर पर आया था। तो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उसने सुबह सुबह पत्रकारों को अपने घर पर बुलाया था कि मैं वोट डालने जाऊंगा तो उसका कवरेज करना है। मैं भी पहुंच गया। अब ये सुबह मेरे ख्याल से 9-10 बजे के बीच का वक्त था। उसके घर पे गया, जो दगड़ी चाल का गेट है उसके पीछे एक इमारत है जहाँ से गेट नज़र आता है, बाहर की सड़क भी नज़र आती है। तो खिड़की के पास ही बैठा था और हम लोग आ गए सारे मीडिया वाले। तो हमने कहा कि चलिए आपका शॉट्स लेने हैं आपको वोट डालते हुए के। तो चलने को तैयार नहीं है, बोला हाँ कुछ ना कुछ बहाना कर रहा है, अभी चलूँगा तभी चलूँगा, और डिले हो रहा था। अब क्या था कि वो वोटिंग का दिन था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उस दिन वोट डालने जाने वाले थे, तो हमको दूसरी जगह भी जाना था ना। तो हमने सोचा सुबह सुबह इसका निपटा के फिर हम चले जाएंगे, अमिताभ बच्चन भी वोट डालेंगे, शाहरुख खान भी वोट डालेगा, सलमान खान भी वोट डालेगा, इन सब का भी खबर करना था उस दिन। दूसरे बड़े पॉलिटिशियन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये सब भी वोट डालने वाले थे। और कैमरा तो हर चैनल के पास 4-5 ही होते हैं ना, ज़्यादा देर ब्लॉक नहीं कर सकते हम। मैं बोल रहा हूँ कि अब डालिए, फिर हमको दूसरी जगह भी जाना है। हाँ। अब एक्चुअल में हुआ ये था कि अरुण गवली कतरा रहा था उतरने के लिए नीचे बाहर। क्यों कतरा रहा था? क्योंकि दगड़ी चाल के बाहर आ गए थे विजय सालस्कर। विजय सालस्कर कौन है आपको पता होगा? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे। उन्होंने करीब 60 के आसपास एनकाउंटर किए थे और ज़्यादातर उन्होंने अरुण गवली के शूटरों को मारा था। वो भी 26/11 में शहीद हुए थे जी। तो वो विजय सालस्कर क्या हुआ कि सुबह सुबह आए और दगड़ी चाल के गेट के बाहर उन्होंने अपनी जिप्सी खड़ी की। जिप्सी से बाहर उतरे, उन्होंने सिगरेट निकाली। मुझे पता नहीं कि सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कारण की वजह से उन्होंने सिगरेट निकाली थी। सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई उन्होंने, लंबा कश लिया और जिस खिड़की पे गवली बैठा हुआ था, जिस जगह, उधर ऐसे खुन्नस में देखा, गुस्से में, और धुआं उड़ाया उधर देखते, और फिर 2-3 ऐसे ही कश लिए और एक तक गुस्से में बहुत आंखें तरेर कर उसी तरफ देखते रहे। अब ये गवली ने देख लिया। विजय सालस्कर सिर्फ 5 मिनट खड़े रहे, उसके बाद निकल गए। अब गवली उतरने को ही तैयार नहीं उसके बाद। अब सोचिए कि वो खुद उम्मीदवार है, अपने आप को ही वोट डालने नहीं जा रहा है,
तो मैंने कहा कि अब आप काम कीजिए, आपको जब जाना हो जाइए, आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। तो इंटरव्यू देते वक्त गौली बड़ा ही बदहवास लग रहा था। एक्चुअली वो इंटरव्यू की क्लिप बड़ी वायरल हुई है, जो गौली के साथ मैंने वो इंटरव्यू, उसमें वो बहुत डरते हुए अरुण गौली ने मुझे इंटरव्यू दिया और मैंने पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हैं वोट डालने के लिए? अरे कैसा जाएगा, वो मर्डर केस का आरोपी सालस्कर बाहर खड़ा है ना, कितना सारा मर्डर किया है उसने, अभी मैं जाएगा मेरा भी मर्डर कर देगा, तो ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने बोला हो सकता है वो आपकी सुरक्षा के लिए आए हों, आज चुनाव का दिन, आप कैंडिडेट। अरे पूरे मुंबई की सुरक्षा का ठेका उसको ही दिया है क्या? ऐसा कैसा चलेगा? नहीं नहीं, ये पागल आदमी है, वो येड़ा आदमी है। मुंबई में तुम बच्चे से भी पूछेगा ना सालस्कर के बारे में, तो वो येड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है, वो अपना काम कर देगा, बात का बाद में देखेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो वो जो डर है उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, उसकी आवाज में झलक रहा था, और पसीने पसीने हो रहा था। तो ये किस्सा है। और फिर उस दिन वो वोट डालने उतरा ही नहीं, बाहर ही नहीं आया दगड़ी चाल से। तो ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का डर जो है वो रियल होता है, मतलब इट्स अ रियल थ्रेट टू देम। भाई पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने दगड़ी चाल में घुसकर एनकाउंटर किया था 90s में, और 3 लोगों को दगड़ी चाल में घुस के गोलियां मारी थी, और अरुण गौली के कई खास लोगों के एनकाउंटर में जो है ना उनका खात्मा हुआ था। इसके लिए अरुण गौली को पता था कि सालस्कर क्या कर सकता है, और यही उसके डर के पीछे का कारण था। तो एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये दिमाग में आता है, वो भी तो गैंगस्टर हैं, उनको उनके भी मूवमेंट सारे पता हैं, तो ये लोग, इनकी जान पे भी इक्वल थ्रेट रहता है, या ये लोग अवॉइड करते हैं कि भाई ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, नहीं भाई कुछ भी करे इसको हाथ नहीं लगाएंगे? देखिए ऐसा है कि आमतौर पर अंडरवर्ल्ड में एक नियम था कि पुलिस पर गोली नहीं चलानी है, पुलिस को नहीं मारना है। हालांकि इस नियम के कई बार वायलेशन भी हुए। जब 1992 में जे शूट आउट हुआ, तब उसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। माया डोलस का जब एनकाउंटर हुआ था, शूट आउट एट लोखंडवाला जो फिल्म जिस पर बनी थी, उसमें भी पुलिसकर्मी को गोली लगी थी। तो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कि गैंगस्टरों ने पुलिस को भी गोली मारी, लेकिन आमतौर पर, हाँ, एक और रामदास नायक हत्याकांड, जो बीजेपी के नेता थे, बैंड्रा में उनका मर्डर हुआ था, उसमें भी उनका सिक्योरिटी गार्ड था जो पुलिस का, उसकी हत्या हो गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर पुलिस पर भी गोलियां मारी गई हैं, लेकिन आमतौर पर जनरली तमाम गिरोह जो है वो अवॉइड करते हैं पुलिस को मारना, क्योंकि होता है कि अगर एक पुलिस वाले को मार दिया तो जिस इंटेंसिटी से पुलिस उनके पीछे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए, वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर पुलिस पूरी ताकत के साथ जो है उनके पीछे लग जाती है। तो एक पुलिस वाले की हत्या करने का मतलब हो जाता है कि पूरी पुलिस फोर्स से दुश्मनी कर लेना। सत्या फिल्म का ये डायलॉग है ना, अमोद शुक्ला को मारने का मतलब है कि हर पुलिस वाले के भाई को मारना। एक डायलॉग याद है आपको फिल्म का? है मैंने कहा है, इतनी बार देखा है रिसर्च तो कर लिया, डायलॉग का एक एक फ्रेम याद है। क्या बात है, इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू राम गोपाल वर्मा, क्या कमाल की पिक्चर बनाई है। बॉलीवुड की बात कर रहे थे हम, एक सवाल तो हो गया कि चलिए बॉलीवुड में किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन के बारे में भी बहुत बातें होती हैं जी। आज भी दबे सुरों में ऐसी बातें होती हैं, पहले तो बहुत होती थी, और पहले तो बड़े किस्से आते थे कि कई अंडरवर्ल्ड के लोग फिल्म सेट पर आए हैं, कुछ ऑडियो भी वायरल हुए हैं जहाँ पर कोई कंप्लेन कर रहा है। सबसे पहले मैंने ही किया था, जो आप जो ऑडियो की बात कर रहे हो, संजय दत्त और छोटा शकील के कन्वर्सेशन का ऑडियो था जी, जो पब्लिकली आया था, वो सबसे पहले मैंने ही चलाया था। और उस ऑडियो को, उसमें संजय दत्त फिगर होते हैं, संजय दत्त सुनाई देते हैं उस ऑडियो में। तो वो ऑडियो ना चले इसके लिए रात को एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी, जो कि मेरा दोस्त ही था, उसके थ्रू मुझे फ़ोन करवाया गया रिक्वेस्टिंग अंदाज में कि भाई जाने दे, मत चला यार इसको। मैंने बोला मेरे हाथ से मामला निकल गया है, संपादक के हाथ है, अभी तो वही रोक सकते हैं, संपादक से बात कर ले। अब रात को 3 बजे कौन संपादक को फ़ोन करेगा। जीतू भाई, ऑडियो की बात करते हैं, कनेक्शन की तो चलिए बात करेंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये वो है टॉपिक। हत्या लगा कैसे आपके, और जब लगा तो पहला थॉट क्या है कि ये तो सोने की खान लग गई हाथ में? नहीं, ये देखिए क्या है कि
चैनलों में गला काट कंपटीशन होता है और रिपोर्टरों पर बड़ा दबाव होता है कि कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव आइटम लेकर आया जाए, और उस वक्त में दौर ये था बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के संबंधों पर काफ़ी कुछ कवरेज हो रही थी। तो हम सब भी जो क्राइम रिपोर्टर्स थे उस दौर के, हम सब टटोल रहे थे कि क्या कुछ हाथ लगे। तो ये जो कन्वर्सेशन लगा था हमें पुलिस वालों के हमारे नेटवर्क से ही मिला था, और जिसने दिया था बाद में वो भी पछता रहा था कि क्यों दिया। अब वो कन्वर्सेशन हमने चला दिया, उसमें संजय दत्त छोटा शकील से बात करते हुए नजर आ रहे थे, संजय दत्त के साथ 3-4 और भी फिल्मी हस्तियां थी, महेश मांजरेकर भी थे, हो रही थी शायद, और ये लोग बाद में इन सबको कोर्ट में आना पड़ा था उस ऑडियो की वजह से। इनको जो है एक चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का मामला आपको पता होगा। उस फिल्म में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था, और मोका कानून के तहत जो है, जो उस वक्त के बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म फाइनेंसर थे भरत शाह, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो उस मामले में कि इन लोगों ने छोटा शकील से चूंकि बात की थी, और उस केस में भी छोटा शकील का ऑडियो था, तो ये साबित करने के लिए पुलिस ने इनको कोर्ट में बुलाया था कि आप बताइए कि आपने बात की थी, ताकि वो जो ऑडियो मैच करके ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि ये जो आवाज़ है छोटा शकील की ही है। तो इन सबको जो है मेरे ख्याल से संजय दत्त थे, महेश मांजरेकर थे, और संजय गुप्ता थे शायद, और एक सुगंध थे, झामू सुगंध, हरीश सुगंध या एक झामू सुगंध करके प्रोड्यूसर हुआ करते थे। हाँ, तो उनका भी फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा। ये लोग जो है इन्होंने क्या किया था कि ये जा रहे थे शिरडी की तरफ, तो उसके पहले नासिक में रुके थे, और नासिक में इन लोगों ने ड्रिंक व्रिंक की थी, और वहाँ से फिर फ़ोन लगाया था छोटा शकील को, और बहुत ही दोस्ताना तरीके से इनके बीच में बात हो रही थी। आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो उसमें संजय दत्त पूछ रहा है, भाई वो चिप आने वाला था ना, आया नहीं अभी तक। तो छोटा शकील पूछता है, यार किधर वाली भिजवाऊँ, इधर वाली भिजवाऊँ कि दुबई वाली भिजवाऊँ, इधर वाली मतलब कराची वाली भिजवाऊँ कि दुबई वाली भिजवाऊँ। और फिर उसमें संजय दत्त जो है वो कई लोगों की शिकायत भी करते हैं। अब जैसे गोविंदा की शिकायत की थी कि गोविंदा सेट पर लेट आता है, तो छोटा शकील बोलता है कि नहीं अपने पिक्चर में बराबर टाइम पे आएगा वो। तो वो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से कोई जो है कोई उनको धमका कर उनसे वसूली करने की कोशिश कर रहा था। प्रीति जिंटा से पैसे? हाँ, छोटा शकील के नाम से। अच्छा। तो उसकी भी बात संजय दत्त ने छोटा शकील को बताई, तो छोटा शकील ने कहा कि यार मैं कैसे उससे वसूली करूंगा, यार मैं तो उसको पैसे दे रहा हूँ उल्टा मेरे फिल्म में काम करने का, तो मैं कैसे उससे वसूली कर सकता हूँ। फिर महेश मांजरेकर को फ़ोन पकड़ाते हैं, तो महेश मांजरेकर छोटा शकील को बोलते हैं कि अरे मैं आप पे भी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो है। तो छोटा शकील बोलता है हाँ दे दूंगा, मैं भी कुछ सीन दे दूंगा तुमको। और उस कन्वर्सेशन को आप सुनेंगे, चूंकि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आप ये पाएंगे कि छोटा शकील था तो एक अंडरवर्ल्ड डॉन, लेकिन उसको फिल्म जगत की बड़ी टेक्निकल नॉलेज भी है। मतलब कंटिन्यूटी, फ्लो और बहुत सारी बारीकियां जो फिल्म क्राफ्ट की हैं, उसकी अच्छी खासी जानकारी थी। वो आप सुनकर अमेज्ड हो जाएंगे कि आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई जानकारी एक अंडरवर्ल्ड डॉन को इतनी बारीकी से पता है। फ्रेमिंग, सीक्वेंस वगैरह, वो सारी चीजें। ओ गॉड, फ्रेमिंग। तो उस लेवल पे बात कर रहा था वो। अब क्योंकि बॉलीवुड और ये वाला कनेक्शन आ ही गया है, तो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड बात हो गई कि इस फिल्म में तो पैसा लगा ही था। क्या ये रेगुलर प्रैक्टिस थी? देखिए, इस पर मैं आपको एक ब्रॉड जवाब देता हूँ। हाँ। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में 3 से 4 तरीके के रिश्ते रहे हैं। पहला रिश्ता रहा है शिकार और शिकारी का, जहां पर कि अंडरवर्ल्ड शिकारी है और बॉलीवुड शिकार है। अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड की हस्तियों को जबरन उगाही के लिए फोन करते हैं, फिरौती वगैरह, फिरौती के लिए वसूली करते हैं, नहीं पैसा दो तो मार डालते हैं। ये पहले टाइप का रिश्ता था। कुमार। दूसरे टाइप का रिश्ता था पार्टनरशिप का। देखिए, उस वक्त में 90s में कोई फॉर्मल चैनल्स नहीं थे फिल्म को फंड करने के, कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं होती थी। आज जिस तरह से फिल्मों को पैसा मिलता है फिल्म बनाने के लिए, वैसा नहीं मिलता था। तो पैसा कौन लगाता था? कोई धन्ना सेठ हो गया, कोई बड़ा कारोबारी हो गया। भरत शाह तो हीरा का कारोबारी थे ना, डायमंड मर्चेंट थे। इस जैसे लोग जो है पैसा लगाते थे। तो अंडरवर्ल्ड के पास बहुत सारा काला पैसा था, तो उसको वाइट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री एक माध्यम थी, और फिल्म वालों को भी पैसा चाहिए था। तो जो भी फिल्म प्रॉफिट्स कमाती थी या फिर उनकी जो राइट्स बेचे जाते थे, वो पैसा अंडरवर्ल्ड को मिलता था। तो एक पार्टनरशिप का भी रिलेशन था। तो ये जो पार्टनरशिप वाला रिलेशन है, हाँ। बाकी भी रिलेशन आप बताइएगा। इसी पे एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा,
कि ये दबे छुपे तरीके से होता था, ये फिल्म वालों को पता होता था कि ये पैसा वहां से आ रहा है? नहीं नहीं, फिल्म वालों को उस वक्त तो ऐसा था कि फिल्म वालों को बड़ा गर्व महसूस होता था कि अगर वो किसी डॉन के साथ उसका नाम जुड़ रहा है तो फिल्मी हस्तियां जो है शान से, आज आप देखिए इंटरनेट पर जो है ये बड़े बड़े फिल्मी सितारे उस वक्त के, और जो कुछ में उनमें से कुछ आज बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज भी जो है चर्चित हैं, ऐसे बड़े शान से जो फोटो खिंचा रहे थे दाऊद के साथ में, तो उस वक्त तो बड़ी गर्व की बात होती थी इनके लिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं एसीपी अविनाश धर्माधिकारी, जो अब रिटायर हो गए हैं। वो जब सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे पुलिस में, उनकी नई नई नौकरी लगी थी, तब एक बार वो बैंड्रा में फिल्म स्टार महमूद के घर पर गए किसी काम से। तो महमूद ने उनको बुलाया, और ये 90s की शुरुआत की बात है, 90s के डिकेड की। लिविंग रूम में पहुंचे अविनाश धर्माधिकारी, महमूद बैठे हुए थे, तो लिविंग रूम में एक बड़ा सा पूरे दीवार के आकार का टीवी सेट लगा हुआ था। उस जमाने में अविनाश धर्माधिकारी ने किसी के पास नहीं देखा था, अमीर से अमीर आदमी के घर में भी इस तरह का सेट नहीं था। बहुत बड़ा टीवी सेट, 90s की शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो महमूद ने देखा कि बड़े ही कौतूहल से देख रहे हैं अविनाश धर्माधिकारी, आश्चर्यचकित होकर, कितना बड़ा टीवी सेट। तो महमूद ने अविनाश धर्माधिकारी से कहा, जानते हो ये टीवी किसने दिया मुझे? हाँ? तो अविनाश धर्माधिकारी बोला, नहीं सर, नहीं जानता, दाऊद भाई ने। एकदम गर्व के साथ, दाऊद भाई ने। तो शान की बात होती थी। देखिए 93 के बाद में दाऊद एक आतंकवादी बना, उसके पहले तो वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, एक क्रिमिनल था। और ये बॉलीवुड हस्तियां जो है आया जाया करती थी जो है दुबई, और उनके साथ उनके शोज में पार्टिसिपेट करती थी, नाचना गाना होता था, सारा कुछ होता था। जॉनी लीवर जाके कॉमेडी करता था, बाकी सिंगर्स जाके गाना गाते थे, नाचते थे वहां पर, उनकी पार्टियों में शिरकत करते थे। तो ये सब होता था। दो चीजें एक्सप्लोर हो गई हमारी। हाँ। एक हो गया फिरौती, एक हो गया पार्टनरशिप। हाँ। और क्या जरिए थे? तीसरा रिलेशन, जैसा मैंने बताया कि एक था कि परफॉर्मर और पैटर्न का। बॉलीवुड की हस्तियां वहां जाकर, कई सारे शोज होते थे दुबई में, शारजा में, गल्फ कंट्रीज में शो होते थे, वो ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते थे। नाच गाने का होता, किसी दाऊद के किसी भाई की कोई शादी हो गई या घर में कोई फंक्शन हो गया तो वहां पर इवेंट में भी बुलाते थे। वैसे भी जो पब्लिक शोज भी होते थे उसके लिए भी बुलाया जाता था, ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे। तो वो पैटर्न होते थे और ये परफॉर्मर होते थे। इसके लिए बाकायदा डी कंपनी की तरफ से उनको मेहनताना भी दिया जाता था, उनका पारिश्रमिक, उनकी फीस दी जाती थी, अच्छी खासी दी जाती थी। खाली इतना था कि अगर दाऊद का फोन आ गया तो जाना है, फिर आप ये नहीं बोल सकती कि मेरे दूसरे एंगेजमेंट्स हैं, मेरे पास डेट नहीं है, वो नहीं, सब कुछ साइड में। इतनी तारीख को तुमको दुबई में लैंड करना है, उनकी गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए, आपको जाना है उनके होटल में, वो अच्छे से आपकी आवभगत करते थे, ठहराते थे, वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है, आपको मोटी रकम मिलती थी, उसके अलावा गिफ्ट भी बहुत दिए जाते थे, और आप वापस आइए, आप ना नहीं बोल सकते। और सब करते थे, मतलब जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, करोगे क्या? वो उसमें ये था कि कोई ना नहीं बोल सकता था, कोई डर के मारे करता था, कोई विलिंगली करता था कि अंडरवर्ल्ड के साथ में प्रॉक्सिमिटी हो। और एक और कोई ऐसा एक्टर या स्टार जो आप जानते हो जिसने कोई स्टैंड लिया हो? जिसने स्टैंड लिया हो कि नहीं, मैं नहीं। देखिए वो थोड़ा सा मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। अच्छा। ऐसा था कि ये जो एक रिलेशन ये भी था अंडरवर्ल्ड का, खास करके डी कंपनी का, कि कुछ बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जो हैं उनके साथ में इनके लोगों के रोमांटिक अफेयर्स वगैरह भी थे। मंदाकिनी और दाऊद का अफेयर तो जग जाहिर है, उस पर मतलब रिपीट करने वाला कोई मतलब नहीं। अबू सलेम और मोनिका बेदी का अफेयर सबको पता है। एक और भी हीरोइन थी 1992-93 में, उसकी एक फिल्म आई थी, देवानंद ने बनाई थी, प्यार का तराना, अनीता अयूब उसमें हीरोइन थी, एक पाकिस्तानी। तो उसके साथ में भी रिलेशन था। और ये था कि बॉलीवुड की किसी एक और भी हीरोइन है जो बाद में जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, वो भी डी कंपनी से जुड़ी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी उनका। तो उनके बारे में जो उस वक्त के जिन्होंने 93 ब्लास्ट इन्वेस्टिगेट किया था, तमाम पुलिस अधिकारियों को नाम पता है, ऑफ द रिकॉर्ड अगर आपकी दोस्ती है तो आपको शायद बता भी देंगे। तो ये चौथा कनेक्शन हो गया। हाँ, ये तरह से कह सकते हैं चौथे टाइप का कनेक्शन था।
तो इसमें आपने स्टैंड लेने की बात की, तो एक बार जो किस्सा ऐसा है जो मुझे अविनाश धर्माधिकारी ने ही सुनाया, माधुरी दीक्षित से जुड़ा हुआ। अच्छा। माधुरी दीक्षित और अविनाश धर्माधिकारी जो है विले पार्ले के कॉलेज में क्लासमेट्स थे, एक ही कॉलेज में। और जब माधुरी दीक्षित फिल्म स्टार नहीं बनी थी, सेलिब्रिटी नहीं बनी थी, उसके पहले ये लोग साथ में एक ही बस में बेस्ट की ट्रैवल करके अपने घर से कॉलेज तक पहुंचते थे। तो इन अविनाश धर्माधिकारी का कहना है कि एक बार हुआ ये कि अनीस इब्राहिम ने माधुरी दीक्षित को बुलाया था। अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई। ठीक है। और उसने और भी कुछ टीवी सीरियल्स में काम करने वाली अभिनेत्रियों को भी बुलाया था, और बुलाने का इरादा गलत था, लेकिन माधुरी दीक्षित झुकी नहीं उसके सामने। और माधुरी, कई बाकी सब चली गई, क्योंकि वो कई नाम थे अविनाश धर्माधिकारी को पता चले तब वो क्राइम ब्रांच में थे, क्योंकि वो उस ऑपरेशन में शामिल थे। और माधुरी ने जाने से इनकार कर दिया। इससे अनीस इब्राहिम भड़क गया और उसने माधुरी को खत्म करने का फैसला किया। और ये सारा कुछ इंटरसेप्शन वगैरह कर रहे थे क्राइम ब्रांच के लोग, और उनको समझ में आया कि माधुरी दीक्षित को थ्रेट है, फिर प्रोटेक्शन दिया गया। बाद में माधुरी दीक्षित विदेश चली गई कुछ वक्त के लिए। तो ये बट इंसिडेंट शी टुक अ स्टैंड कि नहीं, मुझे नहीं जो नहीं झुके, जो कि बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात। और दूसरी बात ये कि हमने कभी अमिताभ बच्चन को दाऊद वगैरह के साथ में नहीं देखा। हालांकि उनकी तस्वीर जो पुराने वक्त के डॉन हैं उनके साथ में देखी जा चुकी है, जो करीम लाला वगैरह के साथ में जो है उनकी तस्वीरें हैं, लेकिन ये जो दाऊद ब्रांड के जो डॉन्स रहे हैं उनके साथ में जो है ना अमिताभ बच्चन वगैरह को नहीं देखा, कभी शाहरुख खान को नहीं देखा, कभी इनके उसके साथ में लिंक्स की बात नहीं आई। छोटा शकील के साथ आपका कुछ एक बड़ा ही नहीं, वो तो इंसिडेंट मैंने बताया ना जी जी, अच्छा वो हो गया। अब अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की बात हो गई है। अब हिंदुस्तान में बॉलीवुड के अलावा एक और चीज़ जो बहुत चलती है वो है क्रिकेट। हाँ। तो अब कोई चीज़ इतनी चल रही है तो वो भी कभी कभी आती शक के घेरे में। क्या संबंध है क्रिकेट का अंडरवर्ल्ड के साथ? देखिए, क्रिकेट का अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध जो है पैसों का है, और अंडरवर्ल्ड हर ऐसे व्यवसाय पर या हर ऐसे फील्ड पर, हर ऐसे कारोबार पर जो है अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है जहां पर बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हो। और यही बात क्रिकेट के साथ भी है। क्रिकेट में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है, और पैसा किस तरह से? बैटिंग के माध्यम से। क्रिकेट के खेल में बड़े पैमाने पर बैटिंग होती है, और इस तरह से इसने आकर्षित किया अंडरवर्ल्ड को। अंडरवर्ल्ड के तमाम गिरोहों में सबसे ज्यादा जिस गिरोह ने दखल अंदाजी की क्रिकेट में, वो गिरोह था दाऊद का गिरोह। दाऊद के क्रिकेट के साथ 3 से 4 तरीके के रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो ये रहा कि दाऊद खुद जो है क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। दाऊद जब टीनेजर था तो उसने पाकमुड़िया इलाके में अपनी एक छोटा सा एक क्रिकेट क्लब बनाया था, ग्रुप बनाया था, जिसका उसने नाम रखा था आज़ाद ग्रुप। अब 80s और 90s के मुंबई में क्या होता था, हर गली मोहल्ले में ऐसे छोटे छोटे क्रिकेट क्लब्स बनाए जाते थे। उनका कुछ ऐसे फैंसी नाम रख दिया जाता था, यंग बॉयज़ क्रिकेट क्लब, यंग 11 क्रिकेट क्लब, 11 स्टार क्रिकेट क्लब, इस टाइप के। तो ऐसे दाऊद ने भी अपना एक क्लब बनाया था जिसका नाम रखा था आज़ाद ग्रुप। और ऐसे क्लब्स का क्या होता था कि इलाके का जैसे कोई मैदान हो गया तो कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता था, कोई पॉलिटिशियन या कोई बिजनेसमैन, और उसमें जो विजेता होता था उसको कुछ कैश दे दिया जाता था। संडे वनडे के दिन मैच रख देते थे। तो वहाँ पर भी जो एक मस्तान तालाब है उसका ग्राउंड वहाँ पर नागपाड़ा में, वहाँ पर ऐसे मैचेस में उसकी टीम भी पार्टिसिपेट करती थी। तो ये क्रिकेट के प्रति एक दाऊद का पैशन था, और ये पैशन जब वो दुबई भाग कर गया वहाँ पर भी नजर आया। और दुबई में दाऊद जब भी मैच होता था तो अक्सर आप आज भी तो आप देखते हो कि दाऊद छोटा शकील और छोटा राजन के साथ स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहा है। तो वो उसका क्रिकेट प्रेम ही था। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दाऊद आज देशद्रोही है, एक आतंकवादी है, हमारे देश का उसने नुकसान किया, लेकिन उस वक्त वो इंडिया के फेवर में वहां पर बैठता था। वो इंडिया के लिए तालियां बजाया करता था, इंडिया की जीत की कामना करता था। एक दिन तो हुआ ये कि जब वहां पर यूएई में इंडिया की टीम गई किसी मैच के लिए, तो ड्रेसिंग रूम में अचानक महमूद दाऊद को लेकर आ गया। और जो तमाम क्रिकेटर्स थे, ये कौन है? महमूद एक्टर वेटरन जो अब दिवंगत हो चुके हैं, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, महमूद दाऊद को लेकर आ गए और ड्रेसिंग रूम में उन्होंने
सबको कहा कि तब क्या था कि ये बात है लेट 80s की, तब दाऊद इतना फेमस नहीं हुआ था। मुंबई के लोगों को पता था कि दाऊद कौन है, लेकिन बाकी देश के लोगों को नहीं मालूम था कि दाऊद इब्राहिम। देश के लोगों को दाऊद के बारे में पता चला 93 ब्लास्ट के बाद में। और ये सब शारजाह की बातें जो शारजाह हाँ, ये में वहाँ मैचेस की बात होते है, थे। बिल्कुल। हाँ, जी जी जी। तो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया ये लेकर पहुंच गए महमूद दाऊद को, और बोले कि ये एक बिजनेसमैन है यहाँ के, इंडिया से आए हैं, यहाँ पर दुबई में सेटल हो गए हैं, और कल का मैच अगर आप लोगों ने जीत लिया तो एक एक प्लेयर को ये टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे, हर प्लेयर को टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे। अब ये बातचीत हो ही रही थी, तब तक में कपिल देव ने एंट्री मारी ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो महमूद को तो उन्होंने पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि ड्रेसिंग रूम में क्रिकेटर के अलावा और कोई नहीं आ सकता, या कोच आ सकता है, ये बाहर का आदमी कैसे है? तो उन्होंने कहा महमूद साहब आप यहाँ कैसे? तो बोले नहीं, मैं यहाँ पर आया था इनको साथ में लेकर, जो है हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने महमूद को कहा कि आप प्लीज़ बाहर जाइए, शालीनता से कहा। फिर पूछा ये कौन? तो बोला ये तो दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम कौन है भाई? बिजनेसमैन है। तो कपिल देव भड़क गया एकदम, बोला गेट आउट, निकलो यहां से, यहां पर कैसे आ गए? इधर अलाउड नहीं है। और दाऊद को सीधा निकाल दिया ड्रेसिंग रूम से। अब ये बाद में जाके कपिल देव को पता चला होगा कि दाऊद कौन है। लेकिन बहुत कमाल की बात है कि उस समय भी स्टैंड लेना एक चीज की थी कि नहीं ये हमारा एरिया है, यहाँ पर इनक्रोच नहीं कर सकते आप। बिल्कुल जी। अब क्रिकेट में तो चलता ही था, आप कह रहे हो, अब आ गया आईपीएल, हाँ, जहाँ पे चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है। कितना सच है ये कि आईपीएल पूरी तरह से बैटिंग का एक सेंटर स्टेज है? देखिए आज आईपीएल में मैच फिक्सिंग होती है कि नहीं होती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बैटिंग जरूर होती है। बैटिंग और मैच फिक्सिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं। जितेंद्र भाई, मैं हाँ। इससे जुड़ा एक सवाल, इससे पहले कि आप आगे बताएं। जी दो चीज़ें हैं, मैच फिक्स करना और स्पॉट फिक्सिंग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी मैच फिक्स करने के लिए आपको पूरी टीम का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। जी। स्पॉट फिक्सिंग बड़ी आसान है, किसी भी प्लेयर को ले अब लीजिए। स्पॉट फिक्सिंग होती है, अब मैच फिक्सिंग नहीं होती पर है। मैच फिक्सिंग होती थी, मैच फिक्सिंग होती थी, बिल्कुल पूरा होती पूरा थी। मैच फिक्स हो सकता। पूरा मैच फिक्स होता था, लेकिन उससे ज्यादा स्पॉट फिक्सिंग की टेक्निक है कि एक एक ओवर में जो है फिक्सिंग होती थी। राइट। कि एक ओवर में कोई प्लेयर किस तरह से बिहेव करेगा वो फिक्स होता था, जो कि करना आसान और है। हाँ वो आसान है क्योंकि आपको इंडिविजुअल जो Right. करप्ट लोग हैं, करप्ट प्लेयर्स हैं, उनको ही आपको मैनेज करना होता था। Right. जो आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो हुआ ये कि देखिए मैच फिक्सिंग जो है बड़े पैमाने पर होती थी, स्पॉट फिक्सिंग होती थी, और इसके पीछे का कारण था बैटिंग। बड़े पैमाने पर अंडरवर्ल्ड के गिरोह भी पैसा लगाते थे। अब मुझे वो साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन लेट 90s की ही बात है कि अहमदाबाद में कोई मैच हुआ था जिसमें छोटा शकील ने, मुंबई का एक बुकी था, बहुत बड़ा बुकी, जिसका नाम था शोभन काला चौकी, उसके थ्रू करोड़ों रुपए लगाए थे बैटिंग में। लेकिन जिस टीम पर उसने पैसे लगाए थे छोटा शकील ने, वो टीम हार गई और इसके पैसे डूब गए उसमें। तो छोटा शकील ने कहा सौदा फॉक। सौदा फॉक एक टर्म है जो बुकियों की लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है सौदा कैंसिल, अब पैसा नहीं दूंगा, भुगतान नहीं करूंगा। तो उसने एक तो सौदा फॉक का ऐलान कर दिया, और दूसरा कि उसने धमकी भी दे दी शोभन को खत्म करने की। तो शायद मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि मुंबई पुलिस ने एक बुकी को सिक्योरिटी दी थी। एक तरफ वो कानून की नजर में गुनहगार भी था, और दूसरी तरफ पुलिस का प्रोटेक्शन भी उसको मिला हुआ था। हो सकता है शायद पुलिस ने इसलिए भी प्रोटेक्शन दिया हो क्योंकि वो और बड़ी चीज पुलिस को बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो ये जब आप मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री जानेंगे और जब आप उसको क्रिकेट के संदर्भ में अगर आप स्टडी करेंगे, तो ये उसमें एक लैंडमार्क इंसिडेंट माना जाता है, ये जो सौदा फॉक वाला है। इसके बाद शरद शेट्टी दाऊद का गुर्गा था, और दाऊद के लिए क्रिकेट बैटिंग का कारोबार देखता था वो सारा, कौन सी टीम पर पैसा लगाना है, किसके थ्रू पैसा लगाना है, सारा कुछ जो है शरद शेट्टी देखता था। 2003 में उसका मर्डर हो गया। छोटा राजन गिरोह ने दुबई में उसका मर्डर करवा दिया। छोटा राजन के शूटर गए और वहां पर जाके उसको मार दिया। इसके बाद से क्या हुआ था कि एक लंबे वक्त तक डी कंपनी जो है क्रिकेट बैटिंग के बिजनेस से बाहर थी, शरद शेट्टी के मरने के बाद।
लेकिन 2013 में फिर से डी कंपनी का नाम आया मैच फिक्सिंग को लेकर। जब आपको याद होगा वो श्रीशंत वगैरह अरेस्ट हुए थे, मुंबई से दिल्ली पुलिस आई थी और इनको अरेस्ट करके लेके गई थी। उसके साथ और भी 2 क्रिकेटरों को अरेस्ट किया गया था। और दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि डी कंपनी जो है स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। इसके बाद एक जुडिशियल कमिटी भी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में भी कहा कि दाऊद इब्राहिम जो है ये स्पॉट फिक्सिंग और क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व है। हालांकि इसके बाद 2015 में शायद छोटा शकील ने एक इंटरव्यू दिया था 2015-16 में, तो उसमें उसने इनकार किया था कि शरद शेट्टी के मरने के बाद से हम इस धंधे से अलग हट गए, हमारा दूसरा कारोबार है, हम उस कारोबार में इन्वॉल्व रहते हैं, अब हम क्रिकेट के धंधे में है नहीं। हालांकि डी कंपनी ऑन रिकॉर्ड ऐसा कह रही है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स थी जांच एजेंसियों की या जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट्स थी, वो ये बताती हैं कि डी कंपनी अभी भी इन्वॉल्व था। क्या ये मान लिया जाए कि बैटिंग जरूर हो रही है अभी भी? बैटिंग हो रही है, फिक्सिंग शायद जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हम नहीं बोल सकते कि फिक्सिंग। पर अभी ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कुछ जो है इंटरनली अभी तक मैच फिक्सिंग के तो भी हाल के सालों में जो है ना 1-2 सालों में नहीं पता चला है कि मैच फिक्स हुआ है या स्पॉट फिक्सिंग हुई है, लेकिन बैटिंग होती है इतना जरूर है। क्योंकि ये भी कई बार बात उठती है जितिन भाई कि आईपीएल में लोग कमा कैसे रहे हैं जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, और ये कहा जाता है कि भाई बेटिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। क्या इसमें है कुछ सच्चाई? जी हाँ, बिल्कुल है। बैटिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है। बैटिंग इंडिया में भी बुकी करते हैं, दुबई में बैठ के भी करते हैं, शारजा में भी बैठ के करते हैं। ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन बैटिंग होती है। अब जो पैसों का ट्रांजैक्शन होता है वो बिटकॉइन के जरिए होता है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता है। अब तो पकड़ पाना और भी मुश्किल हो गया है। अब तो इनको पकड़ पाना जो है बैटिंग करने वालों को, और देखिए इंडिया के बाहर कई कंट्रीज में तो बैटिंग लीगल है, ये हमारे यहाँ पर ही लीगल है। यूके में भी लीगल। और ये एक ऐसा मतलब इसको अगर व्यसन मानेंगे कि एक ऐसा व्यसन है कि कई लोगों ने इसमें लाखों करोड़ों गंवा दिए हैं। इसमें हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया आईपीएल में बैटिंग के चक्कर में, पैसे लगाने के। किसी ने खुद को मार लिया, किसी ने दूसरों को मार दिया। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं मुंबई में जहां पर कि किसी का बड़ा पैसा डूब गया क्रिकेट के सट्टे में, वो कंगाल हो गया और उसने जो है फिर अपने आप को जिंदा रखने के लिए या फिर किसी से पैसा लेके अगर उसने बैटिंग की थी तो उसको पैसा चुकाने के लिए उसने खुद क्राइम किया, किसी को अगवा कर लिया, किसी की हत्या कर दी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मुझे उसके डिटेल्स इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन साउथ मुंबई के वीपी रोड इलाके में ऐसी घटना हुई थी जहां पर कि एक शख्स ने अपने ही रिश्तेदार के बेटे को अगवा करके उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल उसका मकसद था रैंसम हासिल करना उसके पिता से, और वो शख्स बैटिंग में बड़े पैमाने पर पैसा हार गया था, उसको नुकसान हुआ था और उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसको लगा कि मैं इसको किडनैप कर लूंगा और इसके बाप से पैसा ले लूंगा। ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए जहां पर कि लोगों ने जब बैटिंग में पैसा हार गए, कंगाल हो गए, तो फिर वो क्राइम की तरफ चले गए। उन्होंने ऐसे क्राइम किए, लोगों की जानें ली, हत्याएं की। तो वही है कि कहीं पर कोई बैटिंग में पैसा हार के अपनी जान ले लेता है तो कहीं दूसरों की जान लेता है। तो इस तरह का व्यसन है ये। मुंबई के साथ एक और चीज़ बहुत पहले से जुड़ी हुई है, डांस बार्स, जो कि अब बैन हो गए। जी, उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां, किससे, और बैन हुआ क्यों? क्या उसके पीछे कोई असली वजह है या जो हमें दिखता है, जो हमें बताया जाता है, वही वजह है? देखिए ऐसा है कि डांस बार जो है ना, ये सरकार के लिए ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीकों से ना पैसे छापने की मशीन थे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऑफिशियली इस तरह से कि एक डांस बार चलाने के लिए एक डांस बार मालिक को कई तरह के लाइसेंस लेने होते हैं, परमिट्स लेने होते हैं, तो उससे सरकार के खजाने में पैसा जा रहा था। कम से कम 20 तरह के परमिशंस और लाइसेंस लेने होते थे एक डांस बार चलाने के लिए, तो उससे सरकार को रेवेन्यू मिल रहा था ऑफिशियल तरीके से। दूसरी तरफ अंडर टेबल पैसा जा रहा था भ्रष्ट पुलिस वालों को, बाकी के सरकारी कर्मचारियों को, आबकारी विभाग को, पॉलिटिशियंस को भी जाता था, क्योंकि जिस इलाके में डांस बार चलते थे वहाँ के लोकल जो दबंग पॉलिटिशियंस होते थे उनको भी पैसा देना होता था। तो सब कुछ गुड गुड था। लेकिन डांस बार पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में थी कांग्रेस एनसीपी की सरकार, और कांग्रेस एनसीपी की सरकार की बड़ी बदनामी हो गई थी तेलगी घोटाले की वजह से। फर्जी स्टैम्प पेपर का घोटाला हुआ था जिसमें उस वक्त
उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे छगन भुजबल, जो एनसीपी से थे। हम्म, और आपको याद होगा उस घोटाले में कमिश्नर से लेके कांस्टेबल तक सब अरेस्ट हुए थे। पूरे देश में जो है चर्चा का केंद्र बन गया था वो मामला, कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर आज रिटायर होता है, अगले दिन जेल चला जाता है। डीसीपी जिसने कितने सारे क्रिमिनल्स को पकड़कर जेल में डाला, गैंगस्टर्स को डाला जेल में, वो अरेस्ट हो जाता है। तो सरकार की छवि बड़ी धूमिल हो गई। और जो उस वक्त के गृह मंत्री थे छगन भुजबल, उनके ऊपर भी कानून का हाथ पहुंच रहा था, उन तक भी। और उस वक्त ऐसी चर्चा था कि छगन भुजबल भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो बहुत बदनामी हो गई थी एनसीपी की, खास करके सरकार की। तो छगन भुजबल को हटा दिया गया। छगन भुजबल की जगह पर एक साफ छवि के गृह मंत्री को लाया गया, आरआर पाटिल, जिनको आबा कहते थे। आरआर पाटिल की इमेज अच्छी थी, लेकिन उस दौरान हुआ ये कि एक तो एनसीपी को जरूरत थी कि अपनी इमेज सुधारने की, दूसरी ओर ऐसी घटनाएं हो गई जहां पर डांस बार के चक्कर में कई लोगों ने जो है अपराध किए थे। डांस बार में पैसा लुटाने के चक्कर में किसी ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया था, या किसी ने लूटपाट कर दी थी, किसी ने अपना घर छोड़ दिया था। बहुत सारे ऐसे युवा बर्बाद हो गए थे। तो वो सब खबरें भी आ रही थी। तो एनसीपी को लगा एक बढ़िया मौका है अपना पीआर करने का, अपनी एक क्लीन इमेज पेश करने का। तो तय हुआ कि डांस बार पर पाबंदी लगा दो। और डांस बार एक ऐसा विषय था कि उस पर जो है कोई उसकी पाबंदी का कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। कि उस वक्त शिवसेना बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तो वो विरोध भी नहीं करती, क्योंकि इसके साथ मॉरल्स भी जुड़े हुए थे ना। कि परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, डांस बार में जाके आपके फैमिली का लड़का जो है कुछ कमाता धमाता नहीं और वहां पे जाके लाखों रुपए उड़ा रहा है। तो ये फैसला किया सरकार ने कि डांस बार पर पाबंदी लगाएंगे, और फिर वो पाबंदी लग गई। हालांकि डांस बार वालों ने इसको पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी, वहां पर भी वो जीत गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, वहां पर भी वो जीत गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इनके फेवर में दिए गए आदेश को सरकमवेंट करने के लिए पुलिस ने कई तरीके के पैतरे अपनाए। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि डांस बार में डांस फ्लोर के कोने में जो है सीसीटीवी लगा रहेगा, एक पुलिस वाला आदमी बैठेगा। अब ऐसे में कौन जाएगा? इसलिए डांस बार पहले की तरह शुरू नहीं हो पाए। तो ये था। मुंबई में क्या अभी भी है अंडरवर्ल्ड? मुंबई में अंडरवर्ल्ड, हाँ, या डांस बार की अगर बात करें, नहीं डांस बार तो अभी भी देखिए चलते हैं, लेकिन चोरी छुपे चलते हैं। हमने कई बार स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी करवाए थे, अभी भी चलते हैं, पुलिस की मिलीभगत से चलते हैं। लेकिन जैसे एक वक्त में मुंबई में 1200 डांस बार हुआ करते थे, तो अब 1200 नहीं है, अब होंगे 20-30 होंगे। वो भी चोरी छुपे चलते हैं पुलिस की मदद से। और उसके जो क्लाइंटाइल भी होती है वो भी मतलब कोई भी ऐसे जाके नहीं वहाँ पे डांस बार में बैठ सकता है। जो जान पहचान के रेफरेंस से आएंगे वैसे ही लोग जा सकते हैं। तो डर पैदा हो गया। तो बिल्कुल, जो इस बैन का जो उद्देश्य था वो करीब करीब सफल। बिल्कुल, हाँ वो रहा। दूसरी चीज़ क्या अंडरवर्ल्ड है अभी भी मुंबई में? मुंबई में जो 90 वाला अंडरवर्ल्ड था ना, वो खत्म हो चुका है। किस तरह से खत्म हुआ है देखिए, यहाँ पर मैं फिर सत्या का एक डायलॉग आपको याद दिलाना चाहूँगा। आपने देखी है सत्या? जी देखिए। उसमें एक डायलॉग है जहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने कमिश्नर अमोद शुक्ला बैठे हुए हैं और एक होम सेक्रेटरी टाइप के एक अधिकारी बैठे हुए हैं। और कमिश्नर बोलते हैं कि इस तरह से खून खराबा हो रहा है, लोगों को धमकियाँ आ रही हैं, आप कुछ कीजिए। तो होम सेक्रेटरी कहता है कि टेक सम एक्शन। तो अमोद शुक्ला कहते हैं कि बट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? तो ये कहते हैं कि आप उनको पकड़िए। तो बोले अगर इनको पकड़ेंगे तो जेल से अंदर बैठ के ऑपरेट करेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो विदेश में बैठकर ऑपरेट करेंगे। तो ऐसे में जब इनके बीच झगड़ा हो जाता है होम सेक्रेटरी और कमिश्नर के बीच, तब मुख्यमंत्री कहते हैं मैं आपको पूरी छूट देता हूं, आपको जो करना है कीजिए, बट प्लीज क्लीन द सिटी। ये डायलॉग याद होगा आपको। दरअसल ये डायलॉग रियल लाइफ में हुआ था। 90 के दशक में गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे। और तब हालात इतने खराब हो गए थे मुंबई शहर के कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने ही एक रूपम नाम का शोरूम है, उसके मालिक की छोटा शकील के शूटरों ने हत्या कर दी। जब वो गोली चली होगी ना, तो उसकी गूंज पुलिस कमिश्नर के कानों तक गई होगी। हर दिन शूट आउट हो रहा था, हर दिन 1 या 2 इंसिडेंट्स हो रहे थे। साल भर में 100-100 लोग मारे जा रहे थे मुंबई की सड़कों पर। गैंग वॉर्स में।
गैंग वॉर में। और इसका दखल केंद्र सरकार ने लिया। केंद्र सरकार ने जवाब मांगा महाराष्ट्र सरकार से कि ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, हर दिन इस तरह से अंडरवर्ल्ड के लोग मार रहे हैं। और हद तब हो गई जब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने किसी की हत्या हो जाती है। तब गोपीनाथ मुंडे ने एक बैठक बुलाई मुंबई पुलिस कमिश्नर और बाकी के आला अधिकारियों की, और कहा मैं आपको पूरी छूट देता हूं, जो करना है कीजिए, बट प्लीज क्लीन द सिटी। और उसके बाद इंटेंसिटी आ गई। एनकाउंटर्स पहले भी होते थे, लेकिन एनकाउंटर्स की संख्या में इंटेंसिटी आ गई, और फिर पुलिस ने पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया गैंगस्टर्स को। और कई कई साल तो 100 जो है एनकाउंटर्स हुए, 100 गैंगस्टर्स को मारा जाने लगा। इसी के साथ 1999 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, जिसको मकोका कानून कहते हैं, उस जैसा सख्त कानून भी आ गया। टाडा खत्म हो गया था, तो ये टाडा का ही बेटा था, समझ लीजिए। उसी के जैसे फीचर्स थे इसके। उस सख्त कानून के तहत जो है हजारों लोग जो है जेल में डाले गए, गैंगस्टर्स। तो एक तरफ अंडरवर्ल्ड के जो फुट सोल्जर्स थे, जो शूटर्स थे, जो गोलियां मारते थे, वो या तो यमलोक गए या जेल में गए। दूसरी तरफ ये जो गैंग लीडर्स हुआ करते थे, उनमें से भी सब एक एक करके अंदर चले गए। छोटा राजन आज की तारीख में उम्र कैद काट रहा है तिहाड़ जेल में। अरुण गौली उम्र कैद काट रहा है एक कमलाकर जामसांडेकर नाम के शिवसैनिक की हत्या के आरोप में। अबू सलेम वो भी जेल में। दाऊद, उसने अब मुंबई से अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर लिया है। नवंबर 2002 के बाद से डी कंपनी ने मुंबई में एक भी गोली नहीं चलाई। नवंबर 2002? हाँ, अच्छा। तब से लेके आज तक दाऊद गिरोह ने मुंबई में एक भी गोली नहीं चलाई। उसने अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया। तो इसके बाद जो बी रैंक के भी जो गैंगस्टर्स हैं, बी लिस्टर्स भी दे लिए, रवि पुजारी, बंटी पांडे, ये सब भी अंदर हो गए। तो अंडरवर्ल्ड के एक तरफ फुट सोल्जर्स खत्म हुए, दूसरी तरफ ये सारे लोग जो है या तो जेल में गए या इन्होंने अपने ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया। अश्विन नायक था, वो भी सारे केस में, लगभग सभी केसों में बरी हो गया। वो बिल्डर बन गया, अपना लीगल लाइफ जी रहा है। तो इस तरह से वो जो अंडरवर्ल्ड था वो आज खत्म है। अब वो अंडरवर्ल्ड रहा नहीं। तो अंडरवर्ल्ड तो नहीं रहा, लेकिन आज की तारीख में एक नाम है जो बहुत उछलता रहता है, जो बहुत चलता है, जो है लॉरेंस बिश्नोई जी। ये कितने बड़े थ्रेट है? लॉरेंस बिश्नोई, देखिए मैंने जैसा कि कहा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बीते 10-15 सालों में एक वैक्यूम आ गया है। यहां पर कोई बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग अब नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, स्थिति को, और उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहा है। अभी खबर आई है कि वो मुंबई में भी लड़के रिक्रूट कर रहा है। बिश्नोई गैंग की तरफ से मुंबई में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। एक सलमान खान के घर पर फायरिंग, और दूसरा बाबा सिद्दीकी की हत्या, एनसीपी के पॉलिटिशियन। तो इससे यह पता चलता है कि अगर मुंबई पुलिस चुस्त नहीं रहती है तो फिर अब तक लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह, जो कि उत्तर भारत के ही 3-4 स्टेट्स में एक्टिव रहा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वो यहां पर भी अपने पैर पसार सकता है। ये इनको संरक्षण है? जो ऐसे लोग जो जेल में बैठे हुए हैं और इतने सारे क्राइम कर रहे हैं, देश नहीं विदेश में भी जो क्राइम होता है उसकी भी जिम्मेदारी ले लेते हैं ये, तो क्या बिना संरक्षण के ये पॉसिबल है? देखिए, ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं। जेल से गैंग चलाना जो है वो कोई कठिन काम नहीं है। 2 तरीके से जेल से गैंग चलाई जा सकती है, और हमने ये महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से देखा है। एक है भ्रष्टाचार। जब कोई गैंगस्टर किसी जेल में जाता है तो वहां पर वो पैसे के बलबूते अपना नेटवर्क बना लेता है। वहां पे ऊपर से नीचे तक, जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर के जेल गार्ड तक। हमने तो एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था नासिक जेल का, बहुत पहले 2005 में। मैंने अपने क्राइम शो रेड अलर्ट में दिखाया भी था उसको। तो आपने पैसा दिया तो सब आपके नौकर के जैसे बिहेव करते हैं। तो आपको अपना मैसेज भिजवाना है, अपने किसी गुर्गे से मिलना है, मुलाकात बोलते हैं, तो मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो सब कुछ। जेल से गैंग चलाना आसान है। अरुण गौली तो जेल में बैठ के अपनी गैंग चलाता था। अश्विन नायक जेल में बैठ के अपनी गैंग चलाता था। तो आज लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो जेल से गैंग नहीं चला सकता। अभी जेल से बैठकर तो उसने वीडियो कॉल पे एक इंटरव्यू दिया एबीपी न्यूज को, जगविंदर पटियाल को। तो एक तो कारण हो सकता है भ्रष्टाचार।
दूसरा हो सकता है कि आपको अनऑफिशियल समर्थन मिल रहा हो सत्ता का, अब वो मिला है कि नहीं मिला है उसकी हमारे पास उसको सबूत नहीं, कोई कह नहीं सकता, पुष्टि करने के कोई आधार नहीं है। पर अगर कोई चीज़ इस तरह से सर उठा रही है, कोई चीज़ इस तरह से न्यूसेंस बन रही है, तो हम चाहें तो ख़त्म भी तो कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी आसानी से कह रहे हैं ना, वो बात एक्चुअली बड़ी है कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये जो गैंगस्टर्स हैं, हमने छोटा राजन के केस में भी देखा और हमने रवि पुजारी के केस में भी देखा, ये समाज कंटक हो सकते हैं, ये एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे या फिर हम कहें एट ब्रॉडर लेवल स्टेट या फिर राज्य सत्ता के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं स्टेट के हितों को साधने के। कई बार बोलते हैं ना, कांटे को कांटा ही निकालता है, तो ये कांटे जरूर हैं, समाज कंटक जरूर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हो सकता है कि सरकार किसी दूसरे कांटे को निकालने के लिए कर रही हो। वी कैन नॉट से। लेकिन वो हमेशा एक दुधारी तलवार है, बिल्कुल कि दुधारी कब वो तलवार हाथ से है। निकल जाए। दाऊद इब्राहिम कैसे बना इतना बड़ा? पठान गैंग की बड़ी दहशत थी 80s में, 70s 80s में, मतलब पुलिस वाले उनसे डरते थे। और पठान गैंग का तो ऐसा था कि एक जमाने में, जैसे आप कलकत्ता में माउंटेड पुलिस देखते हैं ना, घोड़े पे बैठ के जो पुलिस, तो मुंबई में भी माउंटेड पुलिस इंट्रोड्यूस की गई थी। आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी? क्योंकि ये जो पठान होते थे लंबे 6 फुट 7 फुट के होते थे, तो ये पुलिस वालों पर भी अटैक करते थे, पुलिस वाले भी इनसे डरते थे। एक बार तो आप हिस्टोरियन से पूछेंगे, मुंबई की जो हिस्ट्री लिखते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने लिखा है कि पठान गैंग का इतना दबदबा था कि एक कांस्टेबल ने एक पठान से कुछ जो है लोन लिया था और वो लोन चुका नहीं पाया था, और ये कांस्टेबल पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पोस्टेड था। ये जो क्रॉफर्ड मार्केट में पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है, ये मैं बात बता रहा हूँ 1930s या 40s की, वहां पर पोस्टेड था। तो पठान गैंग के लोगों ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में, उस इमारत में घुसकर इसको हमला किया था कि ये डिफॉल्ट कर गया था, इससे पैसा वसूलने के लिए, इस कांस्टेबल से वसूली करने के लिए। और उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें जब कमिश्नर के केबिन के अंदर पहुंची, तो कमिश्नर खुद आए उसको बचाने के लिए। तो इस तरह का दबदबा था पठान गैंग का उस वक्त। और ये घोड़े भी तभी इंट्रोड्यूस किए गए कि घोड़े पर बैठकर पुलिस वाले पठानों के इलाके में घूमेंगे, तो थोड़ा सा वो खौफ खाएंगे कि ये उनसे थोड़ा ऊंचे हैं। तो पठान गैंग के इस दबदबे को कम करने के लिए दाऊद गैंग का इस्तेमाल तब किया था मुंबई पुलिस ने, क्योंकि दाऊद और पठानों की दुश्मनी हो गई थी। तो वही सेम फॉर्मूला, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। मुंबई पुलिस की दुश्मन पठान गैंग के दुश्मन दाऊद गैंग। तो वही दुधारी तलवार, आपने सही कहा बिल्कुल। और बाद में जो दुधारी तलवार की दूसरी धार खुद पुलिस की तरफ ही आ गई। पुलिस की तरफ ही आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बिश्नोई साहब हैं वो ना दुधारी तलवार की तरह हमें काटने लगे। पर ये चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती है। एक आखिरी जी और टॉपिक जो हम कवर करना चाहते हैं आपके साथ, आपने एक्सटेंसिवली 26/11 कवर किया है जी। उससे जुड़े आपके कुछ स्मरण, अगर कुछ स्मृतियां हों, और उसमें जो अफसर शहीद हुए उनमें से कुछ अफसर वो थे जो आपके करीबी थे। तीनों ही थे, मतलब ये जो तीन जो कामा जी। हॉस्पिटल वाली गली में शहीद हुए, तो तीनों ही मेरे और ये खबर आपको कब पहुंची जब तीनों शहीद हो गए? ये नहीं, देखिए 26/11 आतंकी हमला मुंबई शहर में हुआ है, ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी। 26 नवंबर 2008 की रात को करीब 9:30 बजे ये खबर मेरे पास आई थी। हुआ ये था कि मैं मस्जिद बंदर जहाँ पर तब मैं रहता था, और आप स्टार न्यूज़ में थे उस समय? स्टार न्यूज़ में था। वहाँ से मैं प्रेस क्लब जा रहा था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, मोहम्मद अली रोड के रास्ते। तो मैं टैक्सी में बैठा, वैसे ही मुझे मेरे एक इन्फॉर्मेंट का फ़ोन आया और वो एकदम चीख के उसने बोला, जीतू भाई यहाँ पर फायरिंग हो गई है, इधर कोलाबा के लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो गई है, 2 लोग सबके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हो गई है, 50 राउंड। मैंने 50 राउंड जब सुना, मतलब क्या बात कर रहे हो यार, 50 राउंड? कभी गैंग वॉर में इतनी ज़्यादा गोलियां तो नहीं चली है। एक बार दर्शकों के लिए बता दीजिए एक राउंड का क्या मायने हुआ है? 50 एक गोली जो है ना, मतलब 50 राउंड, 50 गोलियां चली हैं। मतलब कि बड़ा वेपन है। बड़ा वेपन है। और अंडरवर्ल्ड में सिर्फ जो जे शूट आउट हुआ था
उसमें 500 राउंड गोलियां चली थी 92 में। लेकिन उसके बाद जो भी गैंग वॉर में जो भी शूट आउट्स हुए तो जिसको भी टारगेट करना होता तो 2-4 शॉट्स मारे और भाग गए शूटर वहां से। लेकिन 50 राउंड से मुझे लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने टैक्सी वाले को कहा कि सीधे लियोपोल्ड कैफे चलो, मतलब रास्ते में वीटी पड़ता था प्रेस क्लब, मैंने बोला वहां के बदले लियोपोल्ड कैफे चलो। और मैंने ओबी वैन और जो नाइट रिपोर्टर था सचिन भिड़े उसको मैंने सीधे वहीं पर पहुंचने का, वो भी नज़दीक में ही था, वो भी वहाँ पर पहुंच। अब जब मैं लियोपोल्ड कैफ़े के पास में पहुंचा तो वो रीगल सिनेमा है वहाँ पर, उसके पहले वहीं से ट्रैफिक जैम हो गया था। तो मैंने टैक्सी वहीं छोड़ दी, उसको पैसा दिया और मैं पैदल दौड़ते दौड़ते लियोपोल्ड कैफ़े तक पहुंचा। देखा तो वहाँ पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और घायल लोग थे। उनको स्थानीय लोग उठा उठा कर जो भी गाड़ी मिल रही थी उसमें डालकर अस्पताल ले जा रहे थे। हर तरफ खून बिखरा था। और जो एम्प्टीज होते हैं शेल्स, हाँ शेल्स जो है एम्प्टी शेल्स, वो वहाँ पर बड़ी मात्रा में पड़े हुए थे और वो बड़े वेपन के थे, मतलब वो पिस्टल वगैरह के नहीं थे। समझ में आ गया कि AK-47, 56 जैसे राइफलों का इस्तेमाल हुआ है, कलिश्निकोव्स का इस्तेमाल हुआ है। पर तब तक फायरिंग खत्म हो चुकी थी। हाँ वहां वहाँ पर से हो खत्म। चुके थे। मैंने चश्मदीदों की बाइक ली, में कैमरा आ गया था। उन्होंने बोला 2 लोग आए थे, उन्होंने फायरिंग की और ताज की तरफ गए। जब मैं तो मैं भी ताज की तरफ गया। जब मैं ताज की तरफ गया तो आप देखेंगे ताजमहल होटल के बाहर सिख दरबान वहाँ पर मोस्टली रहते हैं। तो जब मैं फ्रंट गेट से मैं एंट्री करने लगा तो पूरा सन्नाटा था, कोई था ही नहीं आदमी वहाँ पर। मैंने खुद ही दरवाजा ऐसे खोला, दरवाजा खोला, सामने रिसेप्शन था। इतना सन्नाटा कि आपको दरवाजा खोलना पड़ा? हाँ, कोई आदमी नहीं था वहाँ पर। मैंने दरवाजा से खोला ताज के मेन गेट का, जो गेटवे के सामने का जो गेट था, सामने रिसेप्शन था, रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ था। फिर मेरी नज़र ऐसे बाएं गई, बाईं तरफ कॉरिडोर है जो ओल्ड ताज का, दुकानें, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट है। हाँ, तो रिसेप्शन से मेरी नज़र से बाएं गई तो देखा लाइन में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। आगे की तरफ 2-3, मुझे अभी भी याद है, सफ़ेद यूनिफॉर्म था उनके कर्मचारियों को, 2-3 उनके कर्मचारियों की डेड बॉडी आगे की तरफ पड़ी हुई थी, पूरे लाल रंग से लथपथ। और पीछे की तरफ कुछ फॉरेनर्स की डेड बॉडी पड़ी थी। उस पूरे कॉरिडोर में दोनों तरफ डेड बॉडीज थी। मैं तब तक में मुझे फोन आया कि CST पर भी फायरिंग हो गई है, ओबराय होटल में भी फायरिंग हो गई है, ऐसे। तो मैं समझ गया कि दिस इज ए टेररिस्ट अटैक, दिस इज नॉट अ गैंग वॉर, और मैंने वो खबर ब्रेक कर दी सीधा। तो दिस इज हाउ आई ब्रोक दैट स्टोरी कि ये 26/11 का आतंकी हमला मुंबई शहर में हुआ है। आप क्या कसाब का से आमना सामना? हाँ, हुआ? कसाब से मेरा मतलब मैंने वो ट्रायल कवर किया, तो कसाब को तो मैंने कई बार देखा जो है कोर्ट में ट्रायल के दौरान, लेकिन उस रात को नहीं हुआ कसाब के साथ आमना सामना। जब कसाब पकड़ा गया और कसाब को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उसके खिलाफ जब ट्रायल चला, तो उस दौरान कसाब को जो है मैंने देखा जो है। जब वो पकड़ा गया वो खबर आई थी आपके पास? वो खबर मेरे कॉलीग उमेश कुमावत ने ब्रेक की थी। वो पहुंच गया था जिस वक्त, जैसे ही वो पकड़ा गया ना, तो उमेश कुमावत भी कवरेज पे था, उसके पास खबर आई और उमेश वहां पर गिरगांव चौपाटी जहां पर एनकाउंटर हुआ था वहां पर पहुंच गया। उससे जुड़ी एक कहानी है। जी, जी। कसाब जिंदा कैसे पकड़ा गया। एक गाली, अगर एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गाली नहीं दी होती ना, तो वो पकड़ा ना जाता। हुआ ये कि इन लोगों ने एक स्कोडा कार को विधान भवन के पास से उठा लिया। हाँ, जबरदस्ती कैप्चर किया। अंधेरी में एक होटेलियर है, अंधेरी ईस्ट में, उसकी वो कार थी, उसको गन पॉइंट पे उसको खाली कराया और कि मारा नहीं उसको भी, बिल्कुल। और ड्राइविंग सीट पर इस्माइल नाम का आतंकी बैठा और उसके बगल में अजमल कसाब बैठा, और ये लोग जो है मरीन ड्राइव की तरफ जाने लगे। इस बीच में कंट्रोल रूम से पूरे शहर में मैसेज पहुंच गया था कि इन्होंने पुलिस की एक कॉलेज को हाईजैक किया था और विधान भवन की तरफ गए। विधान भवन के आने के बाद इनके टायर पंक्चर हो गया कॉलेज का, तो फिर इन्होंने स्कोडा को हाईजैक किया। अब ये दोनों मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी की तरफ आने लगे। गिरगांव चौपाटी पर DB मार्ग पुलिस थाने की टीम ने बैरिकेड्स लगा दिए और वहां पर कोई वाहन नहीं आ रहा था। तब तक में उनको ये सामने से स्कोडा कार आती हुई दिखाई दी, तो इन्होंने उसको रुकाया। वहां पर हेमंत बावधनकर नाम के इंस्पेक्टर थे, संजय गोयलकर नाम के एक इंस्पेक्टर थे, भास्कर कदम नाम के एक इंस्पेक्टर थे और कुछ कांस्टेबल्स थे, और एक वहाँ के सीनियर PI थे, नागनाथ या उनका कुछ इसका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो थे वहाँ पर। ऐसे कुछ 7-8 पुलिस वालों की टीम थी। उनके पास सिर्फ ये जो इंस्पेक्टर थे, इनके पास इनकी सर्विस रिवॉल्वर थी और बाकी के पास में सिर्फ डंडे थे। तो जब इनको रुकाया तो इनको कंफ्यूज करने के लिए इस्माइल ने क्या किया,
फुल लाइट ऑन कर दी high beam। और वाइपर जो है चलाने लग गया, उससे पानी छोड़ दिया जो है, और तुरंत यूटर्न लेने की कोशिश करने लगा। और इस्माइल ने इस बीच में एक फायर कर दिया इन पुलिस वालों की तरफ अपने AK-47 से। जब इसने फायर किया तो भास्कर कदम नाम के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसकी तरफ एक गोली मारी। वो गोली मारने के बाद तुरंत हेमंत बावधनकर नाम के एक दूसरे इंस्पेक्टर जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पीछे की तरफ से, पीछे वाली जो खिड़की थी वहां से निशाना लगा और यहां से इस्माइल को गोली मारी। 3 गोलियां मारी, यहां से मारी, उसकी आंख के पास से निकली। उस वक्त इतना गुस्से में थे लोग। दूसरी तरफ तुकाराम ओमले जो थे उन्होंने बाइक पर आए और उन्होंने कसाब को ऐसे जकड़ लिया। यहां पे दाहिनी तरफ ये फायरिंग चल रही थी, इस्माइल के ऊपर गोली चल रही थी। दूसरी तरफ तुकाराम ओमले ने जो बगल में बैठा हुआ था कसाब, उसको पकड़ लिया। और कसाब ने क्या किया कि उसने छुपा कर रखी हुई थी नीचे जो है उससे फायर कर दिया। तो तुकाराम ओमले की पूरी बॉडी छलनी हो गई और वो गिर पड़े। और एक गोली उस साइड में, कसाब वाली साइड में इंस्पेक्टर संजय गोयलकर थे, उनको भी घिस के गई। वो भी गिरे गोली लगने के बाद, लेकिन वो उठे। जब वो उठे तो देखते हैं कि दाहिनी तरफ हेमंत बावधनकर ने गोली मारी इस्माइल को और फिर उन्होंने रिवॉल्वर घुमा दी कसाब को गोली मारने के लिए और ट्रिगर दबाने ही जा रहे थे। तब तक में पता नहीं संजय गोयलकर को क्या सूझा, घायल हालत में भी उन्होंने बावधनकर को चिल्लाया मराठी में, ए बावध्या त्याला मारू नकोस, तो त्याला जिवंत पकडूया, तो एव्हिडन्स आहे, मारू नकोस त्याला। मतलब कि बावध्या, प्यार से बावध्या बोल बावधनकर को, उसको मारो मत, उसको जिंदा पकड़ो, एविडेंस है वो। और फिर बावधनकर ने गोली नहीं मारी और फिर डंडों से कांस्टेबलों ने पिटाई विटाई करनी शुरू कर दी। कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। अगर उस रात कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो यह बात साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारी एजेंसियों की। ये सभी पाकिस्तान से आए थे, ये सभी वहां से ट्रेन होकर आए हुए ISI के आतंकी थे, क्योंकि सबने हाथ में ये बांध रखा था। आराम से कहा जा सकता था ये तो हिंदू आतंकवादी थे या आतंकवादी नहीं किसी और संगठन से जुड़े हुए थे और ये सब कर रहे थे। उन्होंने अपने आई कार्ड्स भी जो है हिंदू नामों के बनवा रखे थे। वो कसाब जिंदा पकड़ा गया, और जिंदा पकड़ा गया क्योंकि इसने गाली दी अपने साथी को। What presence of mind। ऐसी, जबकि उसको खुद गोली लगी हुई है। और ये कितने बड़े हीरो हैं ये भाई, इनकी वजह से डिप्लोमेटिकली भी हमने कितनी जीत हासिल करी। बिल्कुल। और कसाब ने उसी रात, आपने वो वीडियो देखा होगा कि कसाब बेड पे पड़े हुए वो पूरा कुछ कहानी सुना रहा है, नरेट कर रहा है कि कैसे क्या हुआ था। उसी रात उसने पूरी कहानी जो है सुना दी। और उसकी वजह से ये भी आसान हो गया कि बाकी के जो सर्वेलेंस वगैरह करना था या बाकी की जानकारी जुटानी थी वो सब भी पॉसिबल हो पाया। अगर कसाब भी उसी रात मर जाता। इतना सारा कुछ जीवन में होता है, इतना कुछ देखते हैं आसपास होते हुए, अफेक्ट नहीं करता? अगर मैं इस पर्टिकुलर घटना की बात करूं, मैं आपको एक इससे जुड़ी छोटी सी चीज बताता हूं। मैं 3 साल तक ताज होटल के आसपास नहीं जा पाया। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक बार गया था और मुझे वो विजुअल देख के मतलब रोना निकल गया कि ये वही जगह है जहाँ पर इतने सारे लोग मरे थे और ये हमारी हार का प्रतीक हो गया है। आपने तो देखा। विजय जी, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आई थिंक मेरे पूरे पत्रकारिता के करियर में जो है ना, सबसे दुखद अगर मैंने कोई घटना कवर की तो 26/11 का हमला था। और इस हमले से जुड़ी एक याद है जो हमेशा कचोटती है और जिसको मैं याद करता हूं तो आज भी दुखी हो जाता हूं और सिहर उठता हूं। जब वो हमला शुरू हुआ, जब मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया कि जब मैं ताज के रिसेप्शन के अंदर घुसा और फिर वहाँ से हमने शॉट्स लिए और मैं, हमारे पास में ओबी वैन पार्क की थी, वो मैंने वहाँ से फीड किया। उसके थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि होटल के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आ रही है और होटल के खिड़कियों से एक महिला और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे वो चीख रहे हैं। मैं नीचे हूं, ऊपर 6th फ्लोर पे, मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 6th फ्लोर से आवाज आ रही है, बचाइए बचाइए, प्लीज सेव अस, हेल्प अस, प्लीज सेव अस, बचाओ बचाओ, प्लीज सेव अस।
छोटे छोटे बच्चे और वो महिला चिल्ला रही थी, उनकी चीखें आ रही थी, लेकिन कोई अंदर नहीं घुस सकता था क्योंकि अंदर लगातार शॉट्स की आवाज आ रही थी, गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसी 6वें फ्लोर से आग की लपटें दिखाई देती हैं, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो विजुअल्स अभी भी स्टार न्यूज़ की लाइब्रेरी में होंगे। धुआं धुआं धुआं, आग की लपटें हैं। वो आवाज आनी थोड़ी देर में बंद हो जाती है। 3 दिन के बाद यानी कि 29 नवंबर की सुबह 8:30 बजे जब वो हमला खत्म होता है, जब आखिरी आतंकी मारा जाता है एनएसजी के द्वारा, उसके बाद जब एक एक कमरे को चेक किया जाता है तो उस कमरे से इस महिला और उन दोनों बच्चों की लाश मिलती है। और ये लोग जल के नहीं मरे होते हैं, इन लोगों ने अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लिया होता है और दम घुटने से मर गए होते हैं। और पता है ये लोग कौन होते हैं? उस होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग की पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। करमबीर कांग बाहर बाकी सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में और बाकी चीज़ों में लगे होते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ उसी कमरे में रह रहे थे, वहीं पर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। ये उनकी वाइफ और उनके बच्चे होते हैं जो उस हमले में इस तरह से मारे जाते हैं। आज भी वो चीखें, वो गूंज आज भी मेरे कान में जिंदा है। और दूसरा कि मैं लगातार जो वहां पर कॉन्टिन्यूस मैंने जो कवरेज किया था 59 घंटों तक, जिसमें मैंने किताब भी लिखी, हर रह रहकर गोलियां चलने की जो तड़तड़ाहट थी ना, तड़ जो आतंकी चलाते थे या एनएसजी के कमांडोज चलाते थे, फिर बीच बीच में हथगोले फेंकने पे धमाके की आवाज आती थी। करीब 1 महीने तक मैं सो नहीं पाया ठीक से। मैं जब भी सोता था ना, यही सारी आवाजें गूंजती थी। मैं रात को 2 बजे 3 बजे जग जाता था, ये सब आवाजें आती थी कान में। ये महीने भर तक चला, धीरे धीरे वो कम हो गया और खत्म हो गया। लेकिन हमले के बाद कम से कम महीने भर तक वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था, जो मुझे सोने नहीं देता था। खैर, चलते चलते इमोशनल कर दिया आपने। बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जी, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में जो मैंने अभी इस पूरे पॉडकास्ट में जो आपको तमाम किस्से कहानियाँ सुनाए हैं, ये किस्से कहानियाँ तो हैं ही उस किताब में। इसके अलावा इन जैसे और भी ढेरों किस्से कहानियाँ हैं। और इस किताब का थीम यह है कि 6 दिसंबर 1992 को मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर दूर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। उसके बाद देश भर में दंगे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे भीषण दंगे मुंबई में होते हैं, जो 2 चरणों में होते हैं, दिसंबर 92 में, जनवरी 93 में। और इन 2 दंगों ने मुंबई को कई तरीके से बदल दिया। मुंबई की राजनीति बदल दी, मुंबई के अंडरवर्ल्ड को बदल दिया, मुंबई के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। तो ये जो किताब है, एक तो उन दंगों का क्या प्रभाव बीते 30 सालों में मुंबई पर पड़ा, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मुंबई का, उसको नैरेट करती है। इसके अलावा मुंबई में जो बड़ी घटनाएं हुई, जैसे 26 जुलाई 2005 की बारिश, या 26 नवंबर का ये जो हमला, या जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, मुंबा देवी मंदिर या गेटवे पे ब्लास्ट हुआ, डांस बारों का बंद होना, लालबाग के राजा से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ। मुंबई में एक वो भी चलता था, स्ट्रिपटीज बार भी चलता था, उससे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से और बहुत सारी बातें। मुंबई की जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, उस पर ये पूरी किताब आधारित है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। हिंदी और मराठी में भी ये प्रकाशित हुई है। ऐसा ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी है, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई है। तो बात करने को तो बहुत कुछ है, पर समय अब नहीं है। अगली बार जब पत्रकार या पत्रकारिता पर आपके जहन में कोई सवाल उठे, या आपको लगे कि पत्रकारिता मर रही है, तो जितेंद्र जी की किताब उठा के देख लीजिएगा। उनके अनुभवों के बारे में सोच के देख लीजिएगा कि एक पत्रकार किन किन चीज़ों से गुजरता है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए किन किन पहाड़ों पर चढ़ता है, किन किन कांटों भरे ताजों को पहनता है। तो अपशब्द अगर जहन में आए तो पहले ये सोच लीजिएगा, उसके बाद भी अगर मन करे तो अपशब्द कह लीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद है कहने के लिए और कुछ नहीं है। दिल से आपने जो कुछ कहा वो हमारे दिल तक पहुंचा, बस इतना ही कहेंगे। और ये उम्मीद करेंगे कि आपकी किताब बेस्ट सेलर में शुमार हो, और मैं तो पढ़ूंगा उसको ज़रूर। धन्यवाद यूएस भाई। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और उस पुराने वक्त को फिर से एक बार जीने का मौका दिया। कुछ अनुभव उसमें के अच्छे रहे, कुछ बुरे रहे, लेकिन जो भी है हर तरह के अनुभवों ने हमें ग्रो करने का मौका दिया, हमें और परिपक्व बनाया और मैच्योर बनाया। और ज़िंदगी में देखिए हर तरह की चीज़ें होती ही हैं। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एग्जैक्टली। तो आप ऐसे ही स्ट्रांग होते जाएं, यही हमारी उम्मीद है। आपके अनुभव ऐसे ही हमें एनरिच करते रहें, ये हमारी कामना है। और इस शुभकामना के साथ कि आप बस निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमें सच्चाई से रूबरू कराते रहें अपने पत्रकारिता के माध्यम से। धन्यवाद वीएस भाई। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।